Yes, sir. ओके, लेट्स स्टार्ट। आज का जो हमारा टॉपिक है वह है फायर प्रिवेंशन एंड फायर प्रोटेक्शन एज पर द ओशा। सो फायर के रिगार्डिंग जब भी हम लोग बात करते हैं तो ये कहा जाता है कि फायर इज एन इसेंशियल पार्ट ऑफ आवर लाइफ एंड विदाउट फायर लाइफ इज नो मोर। अगर आग ना हो इस टाइम तो लाइफ का भी सरवाइव करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। बट अनटिल और अनलेस इट इज अंडर कंट्रोल, जब तक कि वो कंट्रोल फॉर्म में है, स्टोव्स गैस स्टोव्स के ऊपर जब तक कि वो जल रही है और कंट्रोल फॉर्म में जल रही है और हमारे कंट्रोल में लिमिटेड फॉर्म में जल रही है, तब तक तो इसेंशियल पार्ट ऑफ आवर लाइफ है। बट अगर आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है किसी रीजन से, सो दैट बिकम डिजास्ट्रस, बहुत ज्यादा विध्वंसकारी हो जाती है। दैट थ्रस्ट टू लाइफ एंड एज वेल एज प्रॉपर्टी टू, तो लाइफ और प्रॉपर्टी दोनों के लिए नुकसानदेह होती है। तो अंडर कंट्रोल में होना बहुत जरूरी है। और अगर आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए तो उसके लिए क्या प्रिकॉशंस यानी प्रिवेंटिव मेजर्स या प्रोटेक्टिव मेजर्स हम लोगों ने पहले से ही प्लान कर रखा है। अब प्रिवेंशन का मतलब ये है कि आग ना लगने दिया जाए। तो फॉर एग्जांपल रिस्क असेसमेंट करेंगे, फायर का रिस्क असेसमेंट हम वर्क प्लेस का करते हैं। तो उसके अंदर फायर से रिलेटेड हैजर्ड्स को हम लोग आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि कहाँ कहाँ पर किस जगह पर फायर कॉज होने के चांसेस हैं। तो पहले तो हम लोग प्रिवेंट करते हैं, प्रिवेंटिव मेजर्स यूज करते हैं कि ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे, रिस्क असेसमेंट करके सारे फायर के हैजर्ड्स को हम लोग एलिमिनेट करने की कोशिश करेंगे। और प्रिवेंटिव मेजर्स लेने के बाद फिर प्रोटेक्टिव मेजर्स के ऊपर मूव करते हैं कि जब आग लग जाए तो उसको हम कैसे हैंडल करेंगे उस चीज को। तो उसके लिए फायर फाइटिंग सिस्टम का इंस्टॉलेशन है, हाइड्रेंट सिस्टम इंस्टॉल किया जाता है, स्प्रिंकलर सिस्टम इंस्टॉल किया जाता है, स्मोक डिटेक्टर्स होते हैं, हीट डिटेक्टर्स होते हैं। और साथ में ही फायर फाइटिंग्स की पहले से हम लोग फायर फाइटिंग की ट्रेनिंग हम लोग जो है वो कंडक्ट करवाते हैं। फिर इवैक्यूएट करवाने की ट्रेनिंग करवाते हैं, रेस्क्यू करने की ट्रेनिंग करवाते हैं। तो ये सारे फायर एक्सटिंग्विशर्स को प्रॉपर प्लेसेस के ऊपर प्रॉपर क्वांटिटी में इंस्टॉल करवाते हैं एज पर द रूल। तो जब भी हम लोग फायर की बात करते हैं तो एनएफपीए की बात जरूर होती है, जब चूंकि ओशा जो है वो यूएसए स्टैंडर्ड्स को फॉलो करता है, ओशा एक्ट को फॉलो करता है। सो एनएफपीए नेशनल फायर प्रोटेक्शन एसोसिएशन, एनएफपीए जो है वो एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन वो इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है कि वर्ल्ड वाइड उसको रिकॉग्नाइज किया जाता है। रिसेंटली कुवैत ने भी मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है। तो ऑल ओवर वर्ल्ड जो है वो एनएफपीए नेशनल फायर प्रोटेक्शन एसोसिएशन को प्रीफर करता है, उसको अडॉप्ट करता है, उसके स्टैंडर्ड्स मानक को अपने रूल्स रेगुलेशंस में इन्वॉल्व कर लेता है या इंटीग्रेट कर लेता है। फॉर एग्जांपल्स, जैसे अगर इंडिया की भी बात की जाए तो जो डायमंड्स दिया गया है जो हैजर्ड्स को कैटेगराइज करने के लिए, तो वो एनएफपीए का ही यूज किया जाता है। आपने टैंकर्स पे देखा होगा, एक डायमंड बना होता है, उसमें कलर कोड सिस्टम होता है, उसमें नंबर्स लिखे होते हैं 1 2 3 4 5 ऐसे। तो वो फॉर एग्जांपल्स की हाईली फ्लेमेबल लिक्विड्स है या उसके अंदर कोई टॉक्सिक मटेरियल है या कोई कार्सियोजेनिक मटेरियल है, वो कैसा मटेरियल है वो उसके नंबर्स ही उसको डिफाइन करते हैं, ताकि हमको पहले से पता चल जाए कि इस कंटेनर में क्या जो है वो शिप किया जा रहा है या इस कंटेनर के अंदर क्या जो है ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है। तो एनएफपीए के रूल्स को भी फॉलो किया जाता है। अगर इंडिया की बात करते हैं, जो किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया के अंदर भी एनएफपीए को ही फॉलो किया जाता है, ओशा रूल्स को भी फॉलो किया जाता है, और सिविल डिफेंस की वहाँ की जो रूल्स है, उनकी गाइडलाइंस है, उसको भी फॉलो किया जाता है। अगर इंडिया की बात करते हैं तो हम लोगों के यहाँ एक नेशनल बिल्डिंग कोड है, एनबीसी। तो नेशनल बिल्डिंग कोड के चैप्टर 4 के अंदर जो बिल्डिंग्स की फायर सेफ्टी के बारे में प्रिवेंटिव एंड प्रोटेक्टिव दोनों फायर सेफ्टी मैनेजमेंट को बताया जाता है कि किस तरीके से हाइड्रेंट सिस्टम इंस्टॉल करना है, क्या उसका लेआउट होना चाहिए, कितनी क्वांटिटी का वाटर रिजर्वर टैंक बनाना है कितनी हाई राइज बिल्डिंग के लिए। ये सारी चीजें जितना भी डिस्क्रिप्शन से स्टैंडर्ड्स को एक्सप्लेन करता है, वो नेशनल बिल्डिंग कोड का चैप्टर 4 करता है फायर के रिगार्डिंग हमारे इंडिया में। ओशा के रूल्स को भी फॉलो करते हैं, नेशनल फायर प्रोटेक्शन एसोसिएशन के स्टैंडर्ड्स को भी फॉलो किया जाता है। तो फायर प्रिवेंशन एंड फायर प्रोटेक्शन एज पर द ओशा 1910 सब पार्ट एल में इसको एक्सप्लेन किया गया है। सो लेट्स स्टार्ट। हम लोग स्टार्ट करते हैं बहुत ही बेसिक फायर से
तो फायर के बारे में कहा जाता है कि फायर इज एन एक्सटर्नल साइन ऑफ केमिकल रिएक्शन। फायर है क्या? एक केमिकल रिएक्शन का एक एक्सटर्नल साइन है जो हमको दिखाई देता है। यूजली द कॉम्बिनेशन ऑफ कार्बन और हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन रिजल्टिंग इन द फॉर्म ऑफ हीट, साउंड और लाइट। तो पहली बात तो कही कि फायर इज एन एक्सटर्नल साइन ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो जो केमिकल रिएक्शन की बात कर रहे थे अभी तक के जो नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड के हैं, उनको अगर कहा जाए कि फायर क्या है और वो ये कह दें, उनसे ये कहा जाए कि केमिकल रिएक्शन है, तो शायद उनको समझ में ना आए। लेकिन अगर आप कॉम्पिटेंट पर्सन से उसके रिगार्डिंग बात करते हैं तो वो कहता है यस इट इज ए केमिकल रिएक्शन। क्यों केमिकल रिएक्शन है? क्योंकि जब भी फायर कहीं पर भी स्टार्ट होती है तो उसमें कुछ कंज्यूम होता है, कुछ फ्यूल होता है जो कंबस्ट होता है, यानी जलता है। और कंबस्ट होना, जो कंबशन का प्रोसेस है, ये प्रोसेस ही केमिकल रिएक्शन कहलाता है। अब वो केमिकल रिएक्शन कैसे होता है? क्योंकि हम लोग जानते हैं कि हमारे प्लैनेट्स के ऊपर जो ज्यादातर फ्यूल है वो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, जिसके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन पाए जाते हैं। तो जब इनको हीट अप किया जाता है, किसी आउटर सोर्स से हम लोग हीट इनको प्रोड्यूस करिए, हीट इनको हम लोग देते हैं, तो यहाँ पर क्या होता है कि जो बॉन्ड्स होते हैं कार्बन और हाइड्रोजन के, ये जो है वो ब्रेकअप हो जाते हैं, टूटते हैं। और इनके जो एटम्स होते हैं मॉलिक्यूल्स के, वो लिबरेट हो जाते हैं, फैल जाते हैं और जा करके किसी दूसरे के साथ वो एक बॉन्ड फॉर्मेशन करते हैं। क्योंकि वो उनका नेचर होता है एटम्स का, अपने इलेक्ट्रॉन्स को सैचुरेट करने के लिए, इक्वल करने के लिए वो अपने आप को किसी न किसी के थ्रू बाउंड करते हैं। तो जो बॉन्ड का टूटना, बॉन्ड का बनना जो है वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन में आता है, जिसमें से हीट निकलती है। तो ये हीट जो निकलती है, यही हीट हम लोगों के फायर की छोटी सी आग को जब हम लाइटर से किसी टेबल के कॉर्नर को जलाते हैं तो धीरे धीरे सोर्स को हटा लेने के बाद भी वो टेबल पूरी की पूरी जलने लगती है। तो ये एक्स्ट्रा हीट जो कहाँ से आ रही है? वो इसी बॉन्ड के टूटने से, बॉन्ड फॉर्मेशन से आ रही है। और वही चीज हम लोगों को चेन रिएक्शन वर्ड सिखाता है कि इसको हम लोग चेन रिएक्शन कहते हैं। तो सबसे पहला जो वर्ड कहा कि फायर इज एन एक्सटर्नल साइन ऑफ केमिकल रिएक्शन, तो केमिकल रिएक्शन जो कहा गया है वो इसीलिए कहा गया है क्योंकि इसके अंदर जो फ्यूल कंबस्ट हो रहा है, जो ईंधन है जो जल रहा है, उसके जो बॉन्ड्स को टूटना होता है जिससे हीट निकलती है। फिर एक जगह बॉन्ड टूटा और दूसरी जगह मिला, जैसे ऑक्सीजन है फॉर एग्जांपल, तो यहाँ का हाइड्रोकार्बन कुछ भी हो सकता है, यहाँ पर एक लंबी चेन ऑफ हाइड्रोकार्बन हो सकती है। या अगर हम सिंपली कहते हैं तो मीथेन गैस फॉर एग्जांपल ले लिए, या एनी अदर फ्यूल को ले लिए। तो जब कार्बन से हाइड्रोजन लिबरेट हुआ, यानी जब हीट दिया गया, तो ये हाइड्रोजन यहाँ से टूटा और टूट करके ऑक्सीजन के साथ मिला तो वाटर बनाया, H2O बनाया। लेकिन H2O जब भी कंबशन होता है फ्यूल का तो H2O यानी पानी बनता है, लेकिन पानी इतनी ज्यादा क्वांटिटी में नहीं बनता है कि वो उस आग की हीट को वहां से इवोपरेट करके लेके चला जाए या आग को बुझा दे। तो इतनी यानी बहुत कम क्वांटिटी में होता है और वो भी इवोपरेट हो जाता है। तो फॉर एग्जांपल पानी बना, H2O बना और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड बनी। तो यहाँ से लिबरेट हुए जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ये हीट अप होते हैं, ये गर्म होते हैं। और मॉलिक्यूल्स के अंदर ये टेंडेंसी होती है कि जब एटमॉस्फेयर में निकलते हैं तो वो किसी से बॉन्ड क्रिएट करेंगे या दूसरे एटम्स को हीट अप करेंगे, खुद अपनी हीट को ट्रांसफर कर देंगे। तो इस तरीके से रूम का टेम्परेचर भी हवा के अंदर जो है वो गर्म होता चला जाता है। वो हीट भी उस फ्यूल को मिलती है और जिसकी वजह से हीट लगातार बढ़ती रहती है। तो इस चेन के ब्रेकिंग की वजह से इस जो है एटम के बॉन्ड्स का टूटना, एटम्स के दोबारा फिर से बॉन्ड फॉर्मेशन करके मॉलिक्यूल बनाना, ये केमिकल रिएक्शन होता है। इसीलिए कंबशन प्रोसेस को केमिकल रिएक्शन कहा जाता है। और मोस्टली फ्यूल्स कार्बन हाइड्रोजन के होते हैं जो ऑक्सीजन के साथ मिल करके ही कंबशन को प्रोसेस करते हैं। क्योंकि आग ऑक्सीजन जलाती तो नहीं है, जलने वाली गैस तो नहीं है, लेकिन ये एक सपोर्टिव गैस होती है जो उस केमिकल रिएक्शन को सपोर्ट करती है आगे इंक्रीज होने में, बढ़ने में या चेन रिएक्शन को क्रिएट करने में। तो कहा फायर इज ए केमिकल रिएक्शन विच अकर्स व्हेन फ्यूल, ऑक्सीजन एंड इग्निशन सोर्स आर ब्रॉट टुगेदर। आग तभी लगती है जब कहीं पर फ्यूल हो और उस फ्यूल को जलाने के लिए जो सफिशिएंट अमाउंट है, यानी बर्निंग पॉइंट सबका अलग अलग होता है फ्यूल का। सॉलिड फ्यूल की अगर बात करते हैं कि लकड़ी का अलग है, कपड़े का अलग है, कागज का अलग है। लेकिन अगर लकड़ी की भी बात करते हैं तो लकड़ी किस फॉर्म में है,
अगर वो एक सिलेंड्रिकल बहुत बड़ा सा मोटा सा लकड़ी का पार्ट है तो वो उसको जलने में टाइम लगेगा। और अगर वो छोटी सी टिक्स हैं तो बहुत आसानी से जल जाएंगी। तो वो टिंडर फॉर्म में है या फिर एक बड़े ब्लॉक्स के फॉर्म में है, ये भी डिपेंड करता है सिचुएशन। तो सफिशिएंट अमाउंट में उस फ्यूल को जलाने के लिए हीट का होना आवश्यक है, और उसी के साथ में सफिशिएंट अमाउंट में ऑक्सीजन का होना भी जरूरी है। अब सफिशिएंट अमाउंट का मतलब है कि मोर देन 16% तो होना ही होना चाहिए। अगर लेस देन 16% होता है तो जल सकती है लेकिन बहुत ही वीक होगी, और अगर थोड़ा और कम कर दिया जाए तो वो शायद आग भी ना जले। और जितना ही ज्यादा आप इंक्रीज करते जाएंगे ऑक्सीजन को, उतना ही ज्यादा आग जो है वो रैपिडली जो है वो बर्न होगी। तो जैसे फॉर एग्जांपल एटमॉस्फेयर की बात करते हैं तो लगभग उसके अंदर 21% ऑक्सीजन ऑलरेडी अवेलेबल होती है। और कभी कभी ऐसा होता है कि एक तो ये इन्वायरमेंट की ऑक्सीजन की बात कर रहे हैं हम लोग, कुछ ऐसे भी होते हैं, कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं कि जब उनको वहां पर है और वहां पर फायर हो जाती है, आग लग जाती है, तो वो जो है वो ऑक्सीजन को प्रोड्यूस कर देते हैं। जैसे ऑक्सीडेंट्स बहुत से होते हैं, तो ऑक्सीडेंट्स ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बहुत से हैं जो कि ऑक्सीजन को प्रोड्यूस करते हैं वहां पर, तो उससे भी ऑक्सीजन मिलती है उनको। फिर कहते हैं कि फायर इज ए रैपिड केमिकल रिएक्शन, हमेशा केमिकल रिएक्शन ही कहा जाता है, या ऑक्सीडेशन ऑफ फ्यूल भी कहते हैं। अगर बहुत शॉर्ट में कहना हो कि व्हाट इज फायर तो कहते हैं ऑक्सीडेशन ऑफ फ्यूल, फ्यूल को ऑक्सीडाइजेशन होना। और अगर डिफाइन करना होता है तो हम लोग कहते हैं फायर इज ए केमिकल रिएक्शन, तो उसके आगे डिफरेंट डिफिनेशंस आती हैं, तो आप उसको भी बता सकते हैं। बट केमिकल रिएक्शन वर्ड जो है वो टेक्निकली इसको यूज किया जाता है कि फायर इज ए एक्सटर्नल साइन ऑफ केमिकल रिएक्शन। आग जो लगती है उसके बारे में जो कहा गया कि पहले की जो रिसर्च है हम लोगों की, तो हम लोग ये कहते थे कि 3 चीजों से मिलकर आग बनती है और इसी तीन चीजों की वजह से आग जला करती है। तो ये हम लोगों के रॉन्ग मिथ थे। बाद में जो रिसेंट हम लोगों की रिसर्च हुई उसमें कहा गया कि अगर सिर्फ ऑक्सीजन, हीट और फ्यूल दिया गया है तो एक समय के बाद ये बुझ जाएगी। ये जो लगातार हीट प्रोड्यूस हो रही है और ये आग जो बढ़ती जा रही है, जो हमने छोटी सी आग लगाई थी टेबल के कॉर्नर पे, और उसकी वजह से अब ये रूम आधे घंटे के बाद हमने आके देखा तो पूरा रूम जल रहा है, तो ये इंक्रीज कैसे हो गई। तो इस फायर ट्राइंगल के आगे भी रिसर्च हुई जिसको हम लोगों ने कहा कि एक चौथी चीज होती है, फोर्थ एलिमेंट होता है जो कि आग को आगे बढ़ाता है, तो वो इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। तो सिर्फ ऑक्सीजन, हीट और फ्यूल ही नहीं आग को जलाती है, बल्कि वहां पर चेन रिएक्शन का होना जरूरी होता है। और चेन रिएक्शन क्या होता है, जैसा कि अभी हम लोगों ने डिस्कस किया कि जब भी हम कॉर्नर पे एक लकड़ी के टेबल को हम लोग लाइटर से जलाएंगे तो क्या होगा कि वहां पर हीट मिलेगी। हीट मिलने से जो उसके कार्बन और हाइड्रोजन के जो बॉन्ड्स हैं वो टूटेंगे। वहां पर जो बॉन्ड टूटेगा तो उससे थोड़ा और हीट इंक्रीज होगा। वहां पर और भी जाकर के जो कार्बन हाइड्रोजन के बॉन्ड्स हैं वो भी टूटेंगे। कार्बन जो है वो ऑक्सीजन यानी एयर के अंदर लिबरेट होगा, निकलेगा। ऑक्सीजन के एटम से मिलकर के अगर कम जला हुआ है या आधा जला हुआ है तो कार्बन मोनोऑक्साइड CO गैस बनाएगा। अगर वो कंप्लीटली बर्न हो रहा है तो कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा, यानी कि वो गैस क्रिएट करेगा, गैस वहां पर फॉर्मेट करेगा। और उस गैस के फॉर्मेशन, बॉन्ड के टूटने बनने की वजह से जो हीट निकलेगी वो फिर दोबारा उसी जगह पर उसको और हीट प्रोड्यूस करेगी। तो इस तरीके से चेन रिएक्शन जो है वो एक बार स्टार्ट हो जाता है, तो जब तक कि उसको फ्यूल, ऑक्सीजन और हीट मिलती रहती है वो लगातार इंक्रीज होती रहती है। और अगर चेन रिएक्शन को नहीं तोड़ा गया तो फिर वो आग जो है वो उसको बुझाया नहीं जा सकता है। इसीलिए फायर डिपार्टमेंट जब भी फायर फाइटिंग के लिए जाता है तो एक आग के लेवल्स होते हैं ना, फायर के लेवल्स होते हैं। एक तो होता है कि फर्स्ट एड फायर होती है, छोटी आग हमेशा बहुत ही छोटे से स्टार्ट होती है, यानी आग हमेशा फर्स्ट एड फॉर्म में स्टार्ट होती है और वो चेन रिएक्शन की वजह से बहुत तेजी के साथ बढ़ जाती है अगर उसको सफिशिएंट अमाउंट में ऑक्सीजन और हीट और फ्यूल मिलता रहा तो फायर डिपार्टमेंट सबसे पहले जो काम करता है, इवैक्यूएशन एंड सेफ्टी ऑफ द पीपल के बाद बिल्डिंग को जब सेव करना होता है तो वो चेन रिएक्शन को तोड़ने की कोशिश करती है। सबसे पहले गांव के अंदर एक एग्जाम्पल देखा जाता है कि एक फूस के घर होते हैं, जो हट्स होती हैं, तो एक का घर जलता है तो उसके आगे की छतों के ऊपर जल्दी से या तो उसको हटाया जाता है या तो फिर उसके ऊपर वाटर स्प्रे आउट किया जाता है, पानी फेंका जाता है ताकि इसकी चेन को तोड़ा जा सके। अगर चेन को नहीं तोड़ेंगे तो आप एक साइड से बुझाते रहेंगे, दूसरी तरफ से आग बढ़ती रहेगी।
तो जो रिसेंट रिसर्च है उसके अंदर फायर की ट्रायंगल्स को ओल्ड कहा गया और फायर की टेट्राहेड्रॉन को उसको मॉडर्न जो है वो कहा गया। तो तीन के साथ एक चीज और जुड़ गई, ऑक्सीजन, फ्यूल और हीट के साथ में चेन रिएक्शन मिल करके एक फायर का टेट्राहेड्रॉन बनाता है। और जो आग का बुझाना होता है, एक्सटिंग्विशमेंट ऑफ फायर किया जाता है, जो एक्सटिंग्विश किया जाता है वो इन्हीं के बेस पे होता है। अगर आप वहां पर ऑक्सीजन को कम कर देते हैं किसी भी तरीके से तो आग बुझ जाती है, या ऑक्सीजन के लेवल्स को कम कर देते हैं तो आग बुझ जाती है, जिसको हम लोग स्मूथरिंग टेक्निक कहते हैं। आग की ऑक्सीजन को कम सप्लाई को कट करके आग को बुझाना। फिर या तो आप हीट को कम कर दीजिए वहां से, तो हीट को आप हटा देंगे तो भी ट्रायंगल टूटेगा और आग बुझ जाएगी, तो इसको हम लोग कूलिंग टेक्निक कहते हैं। और फ्यूल को वहां से हटा देना या फ्यूल की सप्लाई को बंद कर देना या फ्यूल को कंप्लीटली बर्न होने के बाद फिनिश हो जाना, इसकी वजह से भी आग बुझ जाती है, तो इसको हम लोग स्टारवेशन कहते हैं। तो तीन टेक्निक्स होती हैं, थ्री मेथड्स होते हैं, इसके साथ में इनहिबिशन भी होता है, लेकिन तीन पॉपुलर टेक्निक्स होती हैं जिसके थ्रू हम लोग आग को बुझाते हैं। वो होता है स्मूथनिंग टेक्निक होती है, ऑक्सीजन की सप्लाई को कम कर देना, हीट को हटा देना कूलिंग टेक्निक होती है, और फ्यूल को हटा देना ये स्टारवेशन टेक्निक कहलाती है। तो फायर एक्सटिंग्विशन का मतलब, स्मूथनिंग का मतलब होता है रिड्यूसिंग ऑफ द ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को रिड्यूस कर देना। फिर दूसरा होता है कूलिंग टेक्निक, हीट को कम कर देना, और स्टारवेशन रिड्यूसिंग द फ्यूल, तो उसको फ्यूल को जो है रिड्यूस कर देना या रिमूव कर देना। फिर उसके बाद फिर फायर एक्सटिंग्विशिंग मीडिया जो होते हैं, ये तो वही टेक्निक्स है जिसको एक्सप्लेन किया गया है। फिर फ्यूल की बात करते हैं कि फ्यूल का मतलब होता क्या है। कोई भी जलने वाली चीज जो जल सकती है वो फ्यूल कहलाती है। कोई भी कंबस्टेबल मटेरियल जो कंबशन प्रोसेस को कंप्लीट कर सके वो हमारा फ्यूल कहलाता है। तो हम लोग फ्यूल को कैटेगरी वाइज बांटते हैं, यानी फायर को जो कहते हैं ना कि फायर कितने टाइप्स की होती हैं, तो फायर का जो टाइप्स होता है वो अलग अलग स्टैंडर्ड्स में अलग अलग बताया जाता है। जैसे इंडिया के अंदर बताया जाता है कि कैटेगराइजेशन ऑफ फायर जो है वो अलग किया जाता है। फ्यूल का कैटेगरीशन होता है, जो कैटेगरी वाइज हम लोग डिफाइन करते हैं, वो फ्यूल को डिफाइन करते हैं कि फ्यूल ए क्लास का होता है, बी क्लास का होता है, सी क्लास का होता है, डी क्लास का होता है, ई क्लास का होता है। उसी तरीके से उसी फ्यूल के आधार पे बेस पे हम लोग कहते हैं कि आग जो होती है वो ए क्लास की होती है, बी क्लास की होती है, सी क्लास की होती है, डी क्लास की होती है, ई क्लास की होती है। तो जो फ्यूल की कैटेगरी है उसी के अकॉर्डिंग हम लोग कहते हैं कि ये फायर का टाइप्स होता है। ए क्लास की फायर का मतलब क्या होता है कि लकड़ी, कपड़ा, कागज, सॉलिड ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में अगर आग लगी है तो हम लोग उसको कहते हैं ए क्लास की आग। अच्छा सॉरी, क्लासिफिकेशन जो किया जाता है वो क्लासिफिकेशन इसलिए होता है क्योंकि हम लोग के पास डिफरेंट टाइप्स के फायर एक्सटिंग्विशिंग मीडिया होते हैं जो आग को बुझाने के काम में हम लोग यूज करते हैं। तो उस मीडिया को, कौन सी आग बुझाने वाली मीडिया किस आग के लिए सबसे ज्यादा कारगर होगी, ये डिफाइन करके ही हम लोग आग को बुझाते हैं। वरना गलत मीडिया अगर कोई यूज करेगा किसी दूसरी आग के ऊपर तो हो सकता है कि आग बुझाने वाले को ही कुछ लाइफ थ्रेटनिंग्स का सामना करना पड़े, उसके लिए जान जोखिम में हो सकती है उसकी। तो हम लोग कहते हैं ए क्लास की आग कहते हैं, अगर अकॉर्डिंग टू ओशा हम बात करते हैं तो हम लोग कहते हैं ए क्लास की आग का मतलब होता है लकड़ी, कपड़ा, कागज, प्लास्टिक, रबर, इसमें अगर आग लगी होती है हम लोग कहते हैं ए क्लास की आग है, ए क्लास ऑफ फायर। अगर किसी तेल में आग लगी है, तेल का मतलब है कि जलने वाले कोई भी पेट्रोल है, डीजल है, केरोसिन ऑयल है, या थिनर है, पेंट्स है, अगर इसमें आग लगी है या गैस में आग लगी है, एसिटिलीन है, एलपीजी है, हाइड्रोजन है, अगर गैस में आग लगी है, किसी जलने वाले तेल में आग लगी है तो हम लोग उसको कहते हैं बी क्लास की आग। फिर सी क्लास की आग हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिकल फायर कहते हैं, डी क्लास की आग हम लोग मेटल की फायर कहते हैं। इस तरीके से क्लासिफिकेशन ऑफ फायर किया जाता है। यूके के अकॉर्डिंग क्लासिफिकेशन अलग होता है और यूएसए के अकॉर्डिंग क्लासिफिकेशन अलग होता है, और हम लोग जो क्लासिफिकेशन इंडिया में प्रीफर करते हैं वो अकॉर्डिंग टू यूके होता है। तो यूके का हमारा लोगों का सेम होता है उसमें कैटेगराइजेशन जो होता है, लेकिन यूएसए का स्लाइटली डिफरेंट होता है। वो डिफरेंस क्या होता है उसको आगे हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो फ्यूल का मतलब होता है जलने वाला कोई भी चीज। तो लकड़ी, कपड़ा, कागज, प्लास्टिक, रबर भी जलता है जो ए क्लास का फ्यूल होता है, जिसको ए क्लास की आग कहते हैं। बी क्लास की आग में ऊषा के अकॉर्डिंग हमारा जलने वाले तेल, ऑयल्स आते हैं और उसके साथ में गैसेस आती हैं। सी क्लास की आग में इलेक्ट्रिकल फायर आता है। डी क्लास की आग में मेटल फायर आता है।
मेटल, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम, लिथियम, ये ऐसे कुछ मेटल्स होते हैं जो हाई टेम्परेचर पर पहुंचने के बाद मोर देन 700 डिग्री सेंटीग्रेड या उससे भी ज़्यादा अलग अलग टेम्परेचर पे पहुंचने के बाद ये जलना शुरू करते हैं। और जब ये जलते हैं तो बहुत ही डिजास्ट्रस फॉर्म में जलते हैं, इनको बुझा पाना बहुत ही आसान नहीं होता है। अच्छा, लिक्विड फायर की जब हम बात कर रहे थे तो अल्कोहल भी उसमें बहुत ही डिजास्ट्रस फॉर्म में जलता है। तो अल्कोहल को भी बुझाना थोड़ा मुश्किल होता है और अलग टाइप्स के मीडिया को हम लोग यूज करते हैं, आगे डिस्कस करेंगे उसको। तो मेटल्स भी आग पकड़ती हैं एक हाई टेम्परेचर पर पहुंचने के बाद। तो कंबस्टिबल मटेरियल, फ्यूल का मतलब होता है कि एनी कंबस्टिबल मटेरियल जो भी कंज्यूम होता है ड्यूरिंग द कंबशन प्रोसेस। जब कंबशन प्रोसेस होता है तो जो कंज्यूम होता है वो हमारा फ्यूल कहलाता है। इसमें ऑक्सीजन की बात करते हैं हम लोग कि एटमॉस्फेयर में हमारे पास जो कंसंट्रेशन है कि 21% ऑक्सीजन पाई जाती है ना, और उसके साथ नाइट्रोजन की परसेंटेज होती है 85 नियर अबाउट। तो उस तरीके से नेग्लिजिबल गैसेज हैं बहुत सी, कार्बन मोनोऑक्साइड भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है, अदर गैसेज भी नेग्लिजिबल होती हैं, कुछ सस्पेंडेड पार्टिकुलेट्स मैटर, एसपीएम, अलग अलग चीज़ों के होते हैं। तो इस तरीके से कॉम्बिनेशंस पाए जाते हैं। तो कुछ तो हमारी नेचुरली हमारे इन्वायरमेंट में ऑक्सीजन पाई जाती है, और जैसा कि अभी हम लोगों ने कहा कि कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं जो ऑक्सीजन रिच होते हैं, जिसे हम लोग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं ना, ऑक्सीडाइजर। जैसे अमोनियम नाइट्रेट है, अगर कहीं पर आग लगी और वहां पर अमोनियम नाइट्रेट रखा हुआ है तो वहां पर ऑक्सीजन बहुत तेजी से बढ़ा देगा, और ऑक्सीजन जितनी जितनी ज्यादा सप्लाई ऑक्सीजन की हम देंगे, आग उतनी ही ज्यादा बढ़ती चली जाएगी और डिजास्ट्रस फॉर्म होती चली जाएगी। फिर सोर्स ऑफ इग्निशन। सोर्स ऑफ इग्निशन कुछ भी हो सकता है, मैकेनिकल हीट हो सकती है, या डायरेक्ट कोई ओपन फ्लेम हो सकती है, या कोई स्पार्क हो सकता है ना, या कोई फ्रिक्शन की वजह से कोई हीट जनरेट हो रही है। किसी भी तरीके की हीट हो सकती है वहां पर। एक बार इग्निशन प्रोसेस स्टार्ट हो गया या कंबशन प्रोसेस स्टार्ट हो गया, फिर आप सोर्स ऑफ हीट को हटा लीजिए। लाइटर्स जो था वो आप टेबल के पास से हटा लेंगे, बट आग जो है वो अब सेल्फ इग्नाइट होना शुरू हो जाएगी और अपने चेन रिएक्शन को वो अचीव कर लेगी और वो खुद से जलना शुरू हो जाएगी, सेल्फ इग्निशन में आ जाएगी वो। अब वो खुद ही की हीट जनरेट कर रही है और ऑक्सीजन मिल रहा है, फ्यूल मिल रहा है, वो कॉन्टिन्यूसली बढ़ती चली जाएगी। तो ये होता है सोर्स ऑफ इग्निशन, कुछ भी हो सकता है। हम लोग कहते हैं कि हम लोग के घरों के अंदर या इंडस्ट्रीज के अंदर जो आग लगने का एक बहुत बड़ा सोर्स देखा जाता है वो है इलेक्ट्रिसिटी। कि इलेक्ट्रिसिटी के इक्विपमेंट्स ओवरलोड हो गए, शॉर्ट सर्किट हो गए, या कहीं पर वायर बहुत पुराना था तो वो मेल्ट हो गया। तो इस तरीके से सोर्स ऑफ इग्निशन बहुत यानी कॉमन सा सोर्स ऑफ इग्निशन है, सोर्स ऑफ हीट है जो कि इलेक्ट्रिसिटी है, जो कि हम लोग अक्सर ये चीज फेस करते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ फायर। फायर का क्लासिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्लासिफिकेशन अगर नहीं पता होगा तो हम फायर एक्सटिंग्विशर मीडिया, जो सही तरीके की मीडिया है, आग को बुझाने वाला सामान है, उसको सही तरीके से नहीं यूज कर पाएंगे तो आग को बुझा नहीं पाएंगे। और हर तरीके की डिफरेंट तरीके की आग के लिए डिफरेंट तरीके की एक्सटिंग्विशमेंट की या फायर एक्सटिंग्विशर मीडिया की नीड होती है। अब यहाँ पर 5 डिफरेंट क्लासेस को डिस्कस किया गया है जिसको हम लोग स्टडी कर रहे हैं। अब फॉर एग्जाम्पल ए क्लास की फायर किसको कहते हैं? अगर लकड़ी का कागज, प्लास्टिक, रबर जल रहा है, नॉट मेटल, प्लास्टिक जल रही है, तो वहां पर ए क्लास की फायर कहेंगे। फिर बी क्लास की फायर, अगर वहां पर लिक्विड कोई जल रही है, कोई गैसोलीन से, ऑयल से, ग्रीस है, एसीटून है, फ्लेमेबल गैसेज हैं, अगर जल रहे हैं तो बी क्लास की आग कहेंगे। बल्कि अल्कोहल भी इसी कैटेगरी में आएंगे। सी क्लास की आग को हम इलेक्ट्रिकल फायर कहेंगे। इलेक्ट्रिकल फायर का मतलब है जब तक कि वो इलेक्ट्रिकल गैजेट्स जिसमें आग लगी हुई है, जब तक कि वो इनर्जाइज्ड है और प्लग्ड इन है, करंट फ्लो मेंटेन है, तब तक तो इलेक्ट्रिकल फायर है। लेकिन अगर उसका हम लोग प्लग निकाल देते हैं, पावर सप्लाई कट कर देते हैं, तो अब वो इलेक्ट्रिकल फायर नहीं रह जाती है। अगर एसी की प्लास्टिक जल रही है तो वो ए क्लास की फायर कहलाएगी, या कोई अगर गैस उसके अंदर है जो बर्न कर रही है तो फिर वो बी क्लास में आ जाएगी। इस तरीके से जो क्लासिफिकेशन है वो चेंज हो जाएगा। लेकिन अगर कहीं पर कोई हीटिंग इक्विपमेंट्स रखा हुआ है जिसकी वजह से आसपास का कोई ए क्लास का फ्यूल जलने लगता है, तो उसको उसको ए क्लास का हम लोग यानी सी क्लास का फायर हम लोग उसको नहीं कहेंगे, यानी इलेक्ट्रिकल फायर नहीं कहेंगे। इलेक्ट्रिकल फायर का मतलब जब इलेक्ट्रिकल गैजेट्स में ही आग लगी होगी तभी इलेक्ट्रिकल फायर कहेंगे। डी क्लास की फायर मेटल की फायर होती है। पोटेशियम, सोडियम, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, ये सारे के सारे जो है वो मेटल फायर होते हैं। मेटल फायर में एक चीज का ध्यान रखना होता है कि इसमें कूलिंग
टेक्निक्स नहीं यूज की जाती है। किसी भी, चाहे वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस हो जो कि ठंडी गैस होती है, उसको नहीं यूज करेंगे हम लोग, या फिर फोम नहीं यूज करेंगे क्योंकि फोम जो मीडिया होती है उसके अंदर वाटर होता है, कूलिंग इफेक्ट डालती है। या हम लोग डायरेक्ट वाटर नहीं यूज करेंगे उसके लिए, अदरवाइज ये एक्सप्लोड करती हैं बहुत ज्यादा अगर मेटल फायर होती है। उसके लिए एक स्पेशल टाइप का ड्राई केमिकल पाउडर आता है, डीसीपी, आगे हम लोग डिस्कस करते हैं। तो स्पेशल टाइप का डीसीपी जो होता है, MEL पाउडर शायद बोलते हैं उसको, तो वो यूज किया जाता है मेटल फायर के लिए और वही उसको बुझा पाता है जो सेफ होता है। फिर के क्लास की फायर का मतलब होता है कि कुकिंग ऑयल्स जो किचन में हम लोग यूज करते हैं, फैट्स, है ना, तो नेचुरल जो हम लोग यूज करते हैं, जैसे सनफ्लावर्स का ऑयल है, मस्टर्ड ऑयल्स है, जो भी फैट या जो भी चीजें हम लोग यूज करते हैं अपने किचन में, अगर उसमें आग लगी हुई तो हम लोग उसको के क्लास की फायर कहेंगे। क्यों? अब के क्लास की फायर कैटेगराइज करना उस जो है बी क्लास से अलग क्यों किया गया है? क्योंकि बी क्लास को एक्सटिंग्विश करने का तरीका अलग है और किचन फायर को एक्सटिंग्विश करने का तरीका अलग है। अगर दोनों को एक तरीके से एक्सटिंग्विश करेंगे तो जो के क्लास की फायर, किचन की फायर जो है, किचन ऑयल में जो आग लगी हुई है वो एक्सप्लोड कर जाएगी। तो जैसे फॉर एग्जांपल अगर पानी नहीं उसमें यूज करना है ना, स्मूथनिंग ऑक्सीजन की कमी करके हम लोग उसको बुझा सकते हैं, कूलिंग इफेक्ट से उसको नहीं करते हैं। अगर एक कढ़ाई में आप ऑयल है जिसमें आग लगी हुई है और थोड़ा सा पानी, हाफ कप भी अगर पानी आपने उसमें डाल दिया तो लगभग 3 मीटर का एक जो पेरिफ्री होगी उसको घेरता हुआ एक फायर बॉल बनाएगा। क्यों ऐसा होता है वो आगे हम लोग डिस्कस ये करते हैं कि जब कोई ऑयल जो है वो जब हीट होता है, ये हीट यहाँ के लिए भी इसके लिए भी है और वही चीजें पेट्रोल डीजल के लिए भी मैटर करती हैं। तो अपर लेयर जो होती है वो ऑयल की जो है वो जला करती है, बर्न होती है। जो उसके नीचे बॉटम में होती हैं वो नहीं जलती हैं, लेकिन हीट जो होती है वो नीचे तक पहुंच जाती है। लेकिन नीचे ऑक्सीजन नहीं है तो इसलिए ट्रायंगल पूरा नहीं हो पाता, तो आग जलती नहीं, सिर्फ अपर लेयर पे ही ऑक्सीजन की वजह से आग जला करती है तेल के ऊपर। जब पानी डालते हैं तो पानी भारी होने की वजह से, तेल हल्का होने की वजह से ऊपर होता है और पानी उसके बॉटम में चला जाता है। और बॉटम में जो हीट होती है, जब वो हीट जो है जो पानी को मिलती है तो पानी इवापोरेट होता है और इवापोरेट होकर के ऊपर की तरफ आता है। और जब ऊपर की तरफ आके जब टेम्परेचर ज्यादा मिलता है तो और इवापोरेशन होता है, और इवापोरेशन के साथ में जब वो ऊपर की तरफ आता है तो अपने ड्रॉपलेट्स के साथ में वो एक ऑयल के भी ड्रॉपलेट्स को साथ लेके जाता है। तो वो अब क्या होता है कि एक बर्निंग या एक्सप्लोसिव मिक्सचर की तरह काम करता है हवा के अंदर, जो कि ब्लास्ट करता है या एक्सप्लोड करता है। तो एक बॉल बनाता है, यानी कि उसके वॉल्यूम को बढ़ा देता है कि मोर देन 700 टाइम्स इंक्रीज कर देता है उस ऑयल के वॉल्यूम को। तो इस वजह से फायर बॉल क्रिएट होता है वहां पर। अच्छा, तो क्लासिफिकेशन ऑफ फायर की है आपने, तो ए क्लास की फायर, बी क्लास की फायर, सी क्लास की फायर, डी क्लास की फायर, के क्लास की फायर आपने ओशा के अकॉर्डिंग क्लासिफाई किया। एनएफपीए भी इसी तरीके से करता है। ए क्लास की फायर के लिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि किसी एक्सटिंग्विशर के ऊपर ए क्लास लिखा है तो सिर्फ ए क्लास पे ही इसको यूज किया जा सकता है, लकड़ी, कपड़ा, कागज, प्लास्टिक, रबर के ऊपर। बी क्लास अगर लिखा हुआ है तो ये गैसोलीन, ग्रीस, ऑयल के ऊपर आप यूज कर सकते हैं। सी क्लास का लिखा है तो इलेक्ट्रिकल फायर के लिए है। डी क्लास का लिखा कंबस्टेबल मेटल है। किचन फायर अगर के लिखा तो ये आप स्टैंडर्ड्स को हमेशा ध्यान में रखिएगा, अदरवाइज चेंज हो जाएगा। अगर इंडिया में इस तरीके से नहीं लिखा मिलेगा, इंडिया का मतलब होता है, सी का मतलब होता है, ए का मतलब इंडिया के जो यूके के अकॉर्डिंग होता है वो ए का मतलब होता है लकड़ी, कपड़ा, कागज, प्लास्टिक, रबर। बी का मतलब होता है लिक्विड फायर, लिक्विड में सिर्फ ओनली लिक्विड, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, ऑयल, ये ओनली लिक्विड्स यूज किए जाएंगे। फिर सी का मतलब होता है इंडिया के अंदर गैस की फायर, यानी कि एलपीजी है, एसिटिलीन है, सी का मतलब गैस की फायर होती है। अब यहाँ पर यूएसए के अंदर सी का मतलब इलेक्ट्रिकल फायर होती है, डिफरेंस होता है इसमें, ठीक है। और हम लोग के यहाँ बी और सी अलग अलग कैटेगराइज की जाती है, यहाँ पर बी क्लासिफिकेशन के अंदर ही यहाँ पर गैस और लिक्विड्स को एक साथ रख दिया गया है इसमें, तो ये डिफरेंस होता है। डी तो मेटल की हम लोग की भी होती है, के का किचन फायर का होता है, लेकिन यहाँ पर जो सिर्फ इलेक्ट्रिकल फायर है उसको अलग से कैटेगराइज किया गया है इसके अंदर। तो ये क्लासिफिकेशन ऑफ फायर होता है। हम ऊषा को पढ़ रहे हैं तो ऊषा को ही ध्यान रखेंगे, लेकिन हमको थोड़ा सा नॉलेज अदर स्टैंडर्ड की भी होनी चाहिए कि हम यूके के स्टैंडर्ड्स को देख रहे हैं तो पता चला वहां पर फायर एक्सटिंग्विशर चेंज हो गया, तो ये कंफ्यूजन क्रिएट ना हो अगर हमको अवेयरनेस है पहले से। तो क्लासिफिकेशन में एक स्लाइट डिफरेंस होता है, वो यही है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं कि अगर ए क्लास की फायर है तो उसको किस तरीके से हम हैंडल करते हैं। अच्छा, क्लास ए फायर्स जैसा कि हम लोगों ने पीछे डिस्कस किया कि ये कंबस्टेबल मटेरियल जैसे वुड है, पेपर है, प्लास्टिक है, रबर है, ये अगर बर्न हो रहा है तो इसे हम लोग ए क्लास की फायर उसको हम लोग डिसाइड करते हैं।
अच्छा, कुछ फायर ऐसी होती हैं, फॉर एग्जांपल इस बिल्डिंग के अंदर आप देख सकते हैं, तो यहाँ तो इतनी बड़ी है कि ए क्लास की फायर है कि इसके अंदर कुछ सिलेंडर एलपीजी का जल रहा है कि क्या जल रहा है तो हमको पता भी नहीं चल रहा है। तो इसके लिए फिर हम लोग सेफ डिस्टेंस की मेंटेन करके उसके बाद बड़ी आग को हम लोग हमेशा वाटर या फोम के थ्रू ही उसको हम लोग कंट्रोल करते हैं, लेकिन सेफ डिस्टेंस से करते हैं कि अगर कोई ऐसी चीज हो जो वाटर रिएक्टिव हो, एक्सप्लोड करे, तो वो हम तक ना पहुंच पाए। ये फायर डिपार्टमेंट हैंडल करता है। हम लोग इतनी बड़ी फायर को हैंडल करने के लिए ट्रेन नहीं होते हैं। हम लोग सिर्फ फायर फाइटिंग से नहीं, बेसिक फायर फाइटिंग जो होती है, जो फर्स्ट एड फायर छोटी आग को होता है, उसी को हम लोग छोटेपन पे ही उसको बुझा देते हैं, एक्सटिंग्विश कर देते हैं, ताकि चेन रिएक्शन क्रिएट करते हुए वो बड़ी आग में कन्वर्ट ना हो जाए। अगर बड़ी आग में कन्वर्ट होगी तब तो फायर डिपार्टमेंट के लिए तब तक के वो आ जाएगा, उसको टेक केयर करेगा। तो एक क्लास की फायर का मतलब लकड़ी, कपड़ा, कागज, प्लास्टिक, रबर। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, कूलिंग टेक्निक यूज करते हैं। एक क्लास की फायर को बुझाने के लिए सबसे अच्छी टेक्निक्स जो है वो कूलिंग होती है, यानी कि इसकी हीट को कम करना। अच्छा, वाटर इज यूज्ड टू कूल और क्वेंच द बर्निंग मटेरियल बिलो इट्स इग्निशन टेम्परेचर। अब यहाँ पर वाटर यूज करते हैं। वाटर ही क्यों यूज करते हैं? क्योंकि वाटर जो है वो एक बहुत अच्छा मीडिया है एक क्लास की आग को बुझाने के लिए। उसके कुछ रीजन है। रीजन ये है कि एक तो इजीली अवेलेबल होता है अबेंडमेंट अमाउंट के अंदर, ज्यादा अमाउंट के अंदर इजीली अवेलेबल होता है। विस्कोसिटी इसकी बहुत कम होती है। सरफेस टेंशन इसका कम होता है। विस्कोस कम होने की वजह से ये जब आग के ऊपर फेंका जाता है तो कुछ तो इवापोरेट होकर के हवा में उड़ जाएगा, कुछ उसके बीच तक के पहुंच पाएगा, थोड़ा सा एक अमाउंट कुछ होगा जो, अच्छा, जब ये हवा में जा करके उड़ेगा, यहाँ से जितना भी जा रहा है, तो यहाँ की हीट को अपने साथ ले करके उड़ेगा यहाँ से, तो हीट को कम कर रहा है। फिर करते करते वो बीच के पोर्शन पे पहुंचेगा, और उसके बाद जब ज्यादा क्वांटिटी में वाटर को हम लोग वहां पर पोर कर देते हैं, तो उससे क्या होता है कि वाटर अंदर तक के पहुंच जाता है, और एक क्लास की फायर जो एशेस क्रिएट करती है, जिसके अंदर हीट छिपी हुई होती है, उसके अंदर भी पेनिट्रेट कर जाती है, और पेनिट्रेट करके वहां की हीट को ले करके और जल्दी से वहां से उड़ जाती है। सरफेस टेंशन लो होने की वजह से वहां से जल्दी से हीट को अपने अंदर, ज्यादा हीट को अपने अंदर समा करके और वहां से हट जाती है। तो ये बेस्ट मीडिया होता है, ये चीप एंड बेस्ट होता है, यानी कि सस्ती होती है, इजीली अवेलेबल होती है, इसकी विस्कोसिटी कम होती है, सरफेस टेंशन इजीली इसको स्टोर किया जा सकता है। इसकी कोई भाई फायर एक्सटिंग्विश करना है तो उसके लिए जरूरत नहीं कि फिल्टर होना चाहिए। तो कैसा भी मीडिया हो, कैसा भी गंदा हो, साफ हो, उससे कोई इशू नहीं होता है। इसकी कोई वैलिडिटी का इशू नहीं होता है कि एक्सपायर हो जाएगी या खराब हो जाएगी। तो इस तरीके से देखा जाता है तो वाटर जो है वो सबसे बेस्ट मीडिया होता है एक क्लास की फायर को बुझाने के लिए। फिर एडिशंस के साथ में कहा कि क्लास ए फोम्स में इनहेंस द वाटर एबिलिटी टू एक्सटिंग्विश ए क्लास फायर। अगर छोटी आग है कहीं पर, छोटी आग को जब बुझाया जाता है तो उसमें हम लोग क्या करते हैं कि फोम को भी ऐड कर देते हैं। बड़ी आग में भी ऐड किया जा सकता है, जैसे यहाँ पर इतनी बड़ी आग देख रहे हैं, इसमें भी फोम ऐड किया सकता है। अब फोम को, अगर फोम को ऐड करने का मतलब होता है कि फोम को ऐड करने के लिए एक फोम मेकिंग ब्रांच होती है। जब भी एक नॉर्मल ब्रांच होती है वाटर जेट के लिए, एक होती है फोम मेकिंग ब्रांच। फोम मेकिंग ब्रांच में एक पाइप जो है ब्रांच से लंबी ब्रांच होती है, और उस ब्रांच से एक पाइप होता है, जिस पाइप को हम लोग फोम मेकिंग एजेंट के गैलन में डुबा देते हैं, और उसके बाद जेट चलाते हैं तो वो पानी के साथ मिलता हुआ एक झाग बनाता हुआ जाता है। तो उससे क्या होता है कि फोम बनाने की वजह से पानी आग के अंदर वाटर को रुकने की एबिलिटी थोड़ा सा इंक्रीज हो जाती है। अब वो बहुत जल्दी इवापोरेट नहीं होगा, तो और अंदर तक के पेनिट्रेट हो जाएगा, वो अंदर तक चला जाएगा। एक क्लास की आग को अगर हम लोग दूसरी मीडिया से बुझाते हैं, कई बार हम लोग ट्रेनिंग देने के लिए जाया करते हैं इंडस्ट्रीज के अंदर, तो जो ओपन एरिया होता है वहां पर ABC टाइप का एक एक्सटिंग्विशर रखा होता है, आगे वो भी देखेंगे हम लोग। तो ABC टाइप का मतलब होता है ऑल टाइप्स फायर एक्सटिंग्विशिंग मीडिया, जो A क्लास के लिए भी है सुइटेबल, B क्लास के लिए भी है, C क्लास के लिए भी सुइटेबल है। तो ABC टाइप की मीडिया जिसमें अमोनो अमोनियम फास्फेट होता है, येलोइश कलर का पाउडर होता है, जब हम लोग उसको चलाते हैं तो थोड़े टाइम के लिए आग बुझ जाती है। और आग पाउडर जा करके, पाउडर दो काम करता है, स्मूथनिंग का काम करता है, यानी ऑक्सीजन की सप्लाई को कट कर देता है। वो वहां पर एक क्लाउड क्रिएट करता है जिससे ऑक्सीजन खींच करके आग तक नहीं पहुंच पाती है, और मीडिया भी जा करके उस फ्यूल के ऊपर जा करके पड़ जाता है, गिर जाता है, तो उसकी वजह से आग बुझ जाती है। लेकिन जैसे ही हवा तेज चलती है, हवा जैसे ही इंक्रीज होती है, विंड वेलोसिटी इंक्रीज होती है, और जैसे ही वहां पर पाउडर हटता है वहां से, वैसे पाउडर हटने के साथ साथ क्या होता था
कि रीइग्निशन के चांसेस इंक्रीज हो जाते थे, बढ़ जाते हैं रीइग्निशन के चांसेस, तो रीइग्नाइट होता रहता है बार बार से। तो इस वजह से ए क्लास की फायर को एक्सटिंग्विश करने के लिए, बुझाने के लिए सबसे जो बेस्ट मीडिया जो हम लोग यूज करते हैं वो कौन सी यूज करते हैं, वाटर टाइप यूज करते हैं। अगर हम CO2 चलाते हैं तो भी वही कंडीशन देखने को मिलती थी, प्रैक्टिकली ये चीज हम लोग को मिलती थी कि आउटडोर में अगर हम लोग एक ग्लास लकड़ी को जलाया है टेस्टिंग कराने के लिए, तो उसके हमने बुझाया और थोड़ी देर बाद फिर जैसे थोड़े से हटे तो वहां पर इग्नाइट हो गए, क्योंकि वहां पर हीट अवेलेबल है छिपी हुई, ऐश के अंदर हीट है, वहां पर फ्यूल भी है, और जैसे ही ऑक्सीजन मिली वैसे ही फिर से रीइग्नाइट हो गई। तो रीइग्नाइट ना हो, वाटर जाकर के उसके अंदर की हीट को भी खत्म कर देती थी और ट्रायंगल को ब्रेक कर देती थी, तोड़ देती थी। तो इस वजह से ए क्लास की फायर के लिए वाटर जो है वो सबसे सुइटेबल माना जाता है और सबसे अच्छा माना जाता है। ये हम लोग प्रैक्टिकली भी इस चीज को देखते थे। फिर बी क्लास की फायर को कहते हैं कि जितने लिक्विड्स हैं हमारे और गैसेज हैं हमारे, वो बी क्लास की फायर में कैटेगराइज होते हैं। जैसे कि उसमें जो है हम लोग देखते हैं कि इंडस्ट्रीज के अंदर बी क्लास में स्पिरिट्स है, बहुत ही हाईली फ्लेमेबल है, पेंट्स हैं, लिकर्स हैं, इसी के अंदर अल्कोहल भी होते हैं। ये बहुत डिजास्ट्रस फॉर्म से जलते हैं, बहुत ही विध्वंसकारी रूप से ये जलते हैं। अच्छा, बी क्लास की फायर को हम लोग किस टेक्निक से बुझाते हैं? इसके लिए स्मूथनिंग टेक्निक सबसे बढ़िया होती है, ब्लैंकेटिंग भी कहते हैं उसको, ढक देना। तो अगर ऑयल होता है, जैसे फॉर एग्जांपल कि किसी एक बहुत बड़ा कंटेनर है और उस कंटेनर के वो कंटेनर भरा हुआ है और उसकी अपर लेयर के ऊपर आग लग गई और वो बर्न होने लगा, जलने लगा, तो हम लोग क्या करते हैं, उसके लिए फोम यूज करते हैं। और फोम की बात जब हम लोग करते हैं तो उसमें कई टाइप्स के फोम होते हैं। जैसे एक फोम होता है कि एक्वस फिल्म फॉर्मिंग फोम, AFFF फॉर्म लिखा होता है, फोम मेकिंग एजेंट के ऊपर ये लिखा होता है कि AFFF, और AFFF का मतलब एक्वस फिल्म फॉर्मिंग फोम, और उसमें भी परसेंट लिखा होता है 1%, 2%, 5%, 6%। तो परसेंटेज जो होती है वो उसकी विस्कोसिटी को बताती है कि कितना ज्यादा इसके अंदर परसेंटेज ऑफ फोम है तो झाग उतना ही स्टेबल होगा। अच्छा, फोम करता क्या है कि जब वाटर के साथ मीडिया मिलाया जाता है फोम मेकिंग, तो वो बबल्स बनाता है और बबल्स जा करके एक तेल की अपर लेयर के ऊपर बिछ जाते हैं, और बिछने के बाद बबल्स जो है वो ऊपर की ऑक्सीजन को उस ऑयल की सरफेस पे जाने से रोक लेते हैं। इसीलिए उसको ब्लैंकेटिंग भी कहा जाता है, ब्लैंकेट बना देता है। लेकिन जो जो फोम यूज कर रहे हैं उसके अंदर भी जो बबल्स बनते हैं, उस बबल्स की एबिलिटी को भी चेक करना होता है कि कितने परसेंट को यूज करना चाहिए। तो अगर अच्छा बबल्स बनाना होता है, स्ट्रांग होता है कि जल्दी ना वो डैमेज हो करके उसकी ब्लैंकेटिंग को खत्म कर दे, तो हम लोग परसेंटेज बढ़ा देते हैं फोम की, और इस तरीके से हम लोग फोम चलाते हैं, झाग चलाते हैं, और तेल के ऊपर जा करके वो बिछ जाता है और हम लोग आग को बुझा देते हैं। लेकिन फोम जो है वो आप देखेंगे कि LPG, जैसे कि इसने क्लासिफाई किया कि बी के अंदर, बी क्लास के अंदर वो गैसेस भी आती हैं, तो LPG को अगर आप बुझाना चाहेंगे तो LPG उससे आसानी से नहीं बुझेगी। फिर LPG के लिए DCP, ड्राई केमिकल पाउडर ही काम में आएगा। फिर अल्कोहल भी इसी कैटेगरी के अंदर आता है, तो अल्कोहल के लिए अल्कोहल रेजिस्टेंस फोम एक अलग से आता है। अगर अल्कोहल के आग के ऊपर आप एक्वस फिल्म फॉर्मिंग फोम को आप चलाएंगे, प्रोटीन टाइप होते हैं, फ्लोरोप्रोटीन टाइप होते हैं, डिफरेंट फोम्स आते हैं, अगर इनको आप चलाएंगे तो उसके ऊपर आग बुझा नहीं पाएगा, वो उसके ऊपर बहुत ज्यादा इफेक्ट या असर नहीं आएगा। उसके लिए अल्कोहल रेजिस्टेंस फोम के लिए एक अलग एजेंट यूज किया जाता है जिसके बबल्स बहुत ही स्ट्रांग होते हैं और ब्लैंकेटिंग बहुत स्ट्रांग होती है उसकी, तभी वो आग बुझा पाते हैं। तो स्मूथनिंग या ब्लैंकेटिंग की टेक्निक करती फोम जो है जा करके ऊपर की लेयर के ऊपर एक जा करके एक लेयर बना देती है, ब्लैंकेट बना देती है, तो ऑक्सीजन सप्लाई कट कर देती है और वहां पर कूलिंग इफेक्ट भी डाल देती है, तो इसकी वजह से वो सबसे इफेक्टिव माना जाता है। और दूसरा टेक्निक फ्यूल के लिए, ये बी क्लास की फ्यूल के लिए होता है कि ऊपर एक टैंकर है जिसके अंदर आग लग रही है और ऊपर की लेयर जल रही है, और नीचे से हमने क्या किया कि रिमूवल ऑफ फ्यूल कर लिया, ड्रेन कर लिया उसको, पाइप खोल करके, और नीचे के फ्यूल को कम कर दिया, थोड़ा बचा तो उसको लेट देम बर्न, थोड़ा सा बचा उसको हमने जलने के लिए छोड़ दिया। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, रिमूवल ऑफ फ्यूल भी करते हैं लिक्विड और गैसेस के केसेस के अंदर, तो टेम्परेचर का रिडक्शन कर देते हैं, इसकी वजह से आग बुझ जाती है। तो बी क्लास को बुझाने के लिए, जैसे कि बताया, ऑयल की आग को बुझाने के लिए, तेल की आग को बुझाने के लिए हम लोग फोम का यूज करते हैं। फोम किस टेक्निक को यूज करती है, स्मूथनिंग टेक्निक के थ्रू आग को बुझाती है, ब्लैंकेटिंग और कूलिंग इफेक्ट भी डालती है, क्योंकि पानी होता है उसके अंदर।
एलपीजी की गैस के लिए हम लोग डीसीपी ड्राई केमिकल पाउडर यूज कर सकते हैं। ड्राई केमिकल पाउडर भी डीसीपी लिखा होता है, वो कई टाइप्स के होते हैं। अब उसमें एक मोनोमोनियम फास्फेट आता है येलोइश कलर का, जिसको आप ए क्लास पे भी चलाइए, बी क्लास पे भी चलाइए, सी क्लास पे भी चलाइए। और एक होता है उसमें सोडियम बाइकार्बोनेट का पाउडर आता है, व्हाइट कलर का आता है, पोटेशियम बाइकार्बोनेट का पाउडर आता है। उसी की तरह से कुछ स्पेशल डीसीपी आते हैं। वो स्पेशल डीसीपी जो होते हैं वो मेटल की आग के लिए होते हैं। तो जो डीसीपी होता है, डीसीपी जो है वो स्मूथनिंग टेक्निक को यूज करता है, क्लाउड बना देता है, ऑक्सीजन को आने नहीं देता है, अपनी धुंध के अंदर जो क्लाउड्स बनाता है वो आग के चारों तरफ और उसके बेस के ऊपर और पाउडर को इकट्ठा कर देता है। यह हार्मलेस होता है, कोई नुकसान नहीं होता है, तो उसको हम लोग यूज करते हैं। फिर सी क्लास की फायर की बात करते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिकल फायर, कि जैसे कोई यहाँ पर एक जंक्शन लगा हुआ है और उसके साइड डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड है, वहां पर कई आपने जो है वो सॉकेट्स यूज कर रखे हैं उसके, तो इसकी वजह से ओवरहीट हो गया है, शॉर्ट सर्किट हुई है, उसके बाद वहां प्लास्टिक था तो ट्राइंगल बन गया, ऑक्सीजन भी थी तो आग स्टार्ट हो गई, फायर स्टार्ट हो गया। अब अगर इसके अंदर एनर्जाइज है ये वायर, इसके अंदर वायर में करंट अभी भी फ्लो हो रहा है, तो इसे हम लोग इलेक्ट्रिकल फायर कहेंगे। तो इलेक्ट्रिकल फायर को बुझाने के लिए वाटर टाइप तो बिल्कुल नहीं यूज करेंगे, ड्राई केमिकल पाउडर यूज किया जा सकता है, CO2 टाइप का यूज किया जा सकता है। ना ही तो वाटर टाइप यूज करेंगे, ना ही तो फोम टाइप यूज करेंगे इसके ऊपर, क्योंकि दोनों कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो सकती है। आप स्प्रे कर रहे हैं, आपके हाथ के ऊपर करंट लग गया तो पता चला आग बुझाना तो अलग बात हो गई, जो एक्सटिंग्विश करने गया था उस करंट की वजह से उसकी डेथ हो गई। इसी वजह से ट्रेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है और डिटेल्स इंफॉर्मेशन बहुत जरूरी होती है कि असेसमेंट कर ले। फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में फायर फाइटर को असेसमेंट करना होता है, क्या उसके लिए खतरनाक है, क्या उसके लिए बहुत ही अच्छा है, और उसी पर डिसीजन मेक करना होता है उसको, क्योंकि लाइफ थ्रेटनिंग एक्टिविटीज होती हैं। आगे हम लोग डिस्कस करते हैं। तो सी क्लास की फायर है, उसको अगर आपको एक्सटिंग्विश करना है, बुझाना है, तो आप डीसीपी ड्राई केमिकल पाउडर यूज कर सकते हैं या CO2 कर सकते हैं। अच्छा, ये तो यहाँ पर आप डीसीपी यूज कर लिए, कोई इशू नहीं है, लेकिन आप कहीं पर जाएंगे, हम लोग इंडस्ट्रीज में कभी जाते थे, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन लखनऊ में है, तो वहां जब जाते थे तो वहां पर पैनल्स लगे होते हैं जो ग्रिड को कंट्रोल करते हैं। तो पैनल्स के अंदर जो सर्किट होती है वो बहुत ही बारीक माइन्यूट होती है। अगर वहां पर हम डीसीपी उस पैनल पे चला देंगे तो डीसीपी जा करके अंदर चिपक जाएगा, उसके अंदर भर जाएगा। तो आग तो बुझा दिया लेकिन फिर भी पैनल खराब कर दिया हमने। तो किस जगह पर कौन सा एक्सटिंग्विशर यूज करना है उसका असेसमेंट करने के बाद ही वो चीज रखी जाती है, ताकि कोई गलती से भी दूसरे एक्सटिंग्विशर्स को ना चलाए। इसीलिए वाटर टाइप को ऑलमोस्ट धीरे धीरे हटा ही दिया जा रहा है, धीरे धीरे खत्म किया जा रहा है, कि बहुत कम होता है। क्योंकि इलेक्ट्रिकल फायर के ऊपर कोई चला देता है तो पता चला डेथ हो गई उसकी, उसकी जगह डीसीपी ही यूज कर लिया जाता है कि वो आराम से उसको बुझा देता है। तो अगर ऐसी जगह है जहां पर पाउडर वो है नुकसान हो सकता है, उसकी वजह से पैनल वगैरह खराब हो सकते हैं, तो वहां पर हम लोग CO2 चलाते हैं। CO2 का एक ठंडी गैस होती है, वो उसको हम लोग यूज करते हैं। तो इस तरीके से हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड को सबसे सुइटेबल माना जाता है, डीसीपी के थ्रू भी इलेक्ट्रिकल फायर को हम लोग बुझाते हैं। फिर मेटल की फायर होती है इंडस्ट्रीज के अंदर, जब आग लगती है तो उसमें बहुत से ऐसे इक्विपमेंट्स होते हैं जो डिफरेंट मेटल्स के बने होते हैं। तो जो डिफरेंट मेटल्स के होते हैं, जैसे मेटल्स हैं कि फ्लेमेबल मेटल्स जिसको कहते हैं, कि मैग्नीशियम, टाइटेनियम, सोडियम, पोटेशियम, लिथियम, इस तरीके के जो मेटल्स होते हैं बहुत ही वायलेंटली जो है वो बर्न करते हैं और बर्न होते हैं। और भी वायलेंट तब हो जाते हैं जब हाई टेम्परेचर पे ये बर्न हो रहे हैं और उस पर किसी ने कूलिंग इफेक्ट डाल दिया, वाटर जेट चला दिया, या फिर उसके उसके ऊपर कोई CO2 गैस चला दिया। इस तरीके से अगर कोई सा भी कूलिंग इफेक्ट उसके ऊपर, फोम चला दिया, कोई भी कूलिंग इफेक्ट उसके ऊपर अगर डाल दिया, तो वो बहुत ही वायलेंटली ब्लास्ट होती है और उसकी वजह से हो सकता है कि और आसपास लोगों को नुकसान उठाना पड़े। तो जब भी हम लोग डी क्लास की फायर को जब हम लोग एक्सटिंग्विश करते हैं तो स्पेशल टाइप्स के एजेंट को हम लोग यूज करते हैं, जिसे ड्राई केमिकल पाउडर कहा जाता है, डीसीपी कहा जाता है, लेकिन वो मेटल के लिए स्पेशली डिजाइन होते हैं और उसी के लिए वो काम में लाए जाते हैं। या आप सैंड यूज कर सकते हैं, लेकिन सैंड इतनी क्वांटिटी में हमारे पास डिवाइस और मशीन तो नहीं है कि हम सैंड तो हाथों से ही यूज करते हैं कि हाँ उठा करके हमने उसको यूज कर लिया। कोई मशीन हमारे पास नहीं होती जो कि सैंड को हम यूज कर सकें। तो सैंड यूज किया जा सकता है, लेकिन स्पेशल टाइप की डीसीपी जो है वो उसके लिए सबसे कारगर होती है। फिर कहा कि ध्यान रखें कि इट इज इंपॉर्टेंट टू अवॉइड यूजिंग द वाटर और द फोम ऑन द डी क्लास ऑफ फायर। डी क्लास ऑफ फायर के ऊपर किसी भी कंडीशंस के अंदर वाटर यूज नहीं होना चाहिए, वरना ब्लास्ट होता है उसके।
जैसे किचन की फायर के ऊपर कभी वाटर यूज नहीं किया जाता है, जैसे ही ऑयल के फायर के ऊपर वाटर यूज नहीं किया जाता है। फिर बात करते हैं हम लोग के क्लास की फायर। के क्लास की फायर जैसे कुकिंग ऑयल्स होते हैं जो किचन में यूज करती है, विमेन्स के लिए बहुत स्पेशल होती हैं, और यूएसए के अंदर वहां का फायर डिपार्टमेंट रोड शो करता है इसके लिए, क्योंकि एवरी ईयर बहुत से एक्सीडेंट होते हैं। रीजन क्या होता है, हमारे यहाँ इंडियन कल्चर्स की अगर बात करते हैं या गल्फ कंट्रीज की भी बात करते हैं, तो हमारे कल्चर्स के अंदर स्किम्पी क्लोथ्स नहीं पहनते, और स्किम्पी क्लोथ मतलब टाइट कपड़े नहीं पहनते, जीन्स टी शर्ट जैसे चीजें। हम लोग के यहाँ लूज क्लोथिंग्स का एक पैटर्न है हम लोग के कल्चर के अंदर, साड़ी पहनना, सलवार सूट पहनना, और वीमेंस के अंदर यहाँ पर हम लोग के यहाँ हेयर्स भी लंबे होते हैं। तो होता क्या है कि अगर उनमें अवेयरनेस नहीं है और हल्का सा भी उसके अंदर किचन में कहीं पर फायर कॉज हुआ, तो किचन के अंदर अगर हम लोग कैटेगराइज करते हैं तो वहां पर एलपीजी भी तो रखी होती है ना, तो एलपीजी में भी आग लग सकती है, या फिर कुकिंग ऑयल के अंदर भी आग लग सकती है वहां पर, या XYZ और भी चीजें वहां पर होती है। ए क्लास की फायर भी हो सकती है वहां पर, शॉर्ट सर्किट की वजह से इलेक्ट्रिकल फायर भी हो सकती है। लेकिन यहाँ इम्फेसाइज किया गया है के क्लास की फायर का मतलब सिर्फ ऑयल की फायर की बात करते हैं। तो अगर ऑयल जैसे यहाँ पर कोई पेन है, कोई फ्राई पैन यूज कर रहे हैं, उसमें ऑयल ऑयल जो है वो बहुत तेज बर्न होने लगा, उसमें वाटर डालेंगे तो जो अभी फिनोमिना हम लोगों ने डिस्कस किया था फायरबॉल बनने का, वही क्रिएट होगा। और ऐसा जब क्रिएट होता है तो होता यह है कि हम लोग के यहाँ वीमेंस के अंदर लूज क्लोथ्स की वजह से बहुत तेजी से आग पकड़ते हैं हेयर्स, और जो क्लोथ्स होते हैं उनके वो आग पकड़ते हैं। जैसे ही वो आग पकड़ते हैं वैसे ही पैनिक हो जाती हैं, और पैनिक होके सबसे पहला काम क्या करती हैं कि बहुत तेजी के साथ भागती हैं। तो जब तेजी के साथ भागती हैं तो उनको ऑक्सीजन सप्लाई और ज्यादा मिल जाती है, और ज्यादा मिलने की वजह से उनके कपड़े और तेजी के साथ जलने लगते हैं। जबकि करना ये चाहिए कि वो बाहर तुरंत किचन से निकलें सेफ जोन में, और अपने फेस को दोनों हाथों से ढक लें, ताकि फेस के ऊपर हाथ जलेगा, मैनेज हो जाएगा। फेस उनकी ब्यूटी मैटर करती है ना वीमेंस की, तो फेस के ऊपर हाथ रख लें। और ब्यूटी के साथ साथ वहां पर सेंसिटिव ऑर्गन्स भी है ना, आईज है हमारी, जिसके थ्रू लाइफ जो है वो सरवाइव करना मुश्किल है। तो आंखों को, फेस को यूं बचा करके और जमीन के ऊपर रोल आउट किया जाता है। उसके दो रीजन होते हैं। जब जमीन जो होती है, जो सरफेस होती है, वहां पर ऑक्सीजन लेवल कम होता है, और दूसरा कि वहां पर दबने की वजह से वहां पर जो ऑक्सीजन थोड़ी बहुत होती है वो भी खत्म हो जाती है, तो वो आग बुझ जाती है। दौड़ना नहीं होता है कि ऑक्सीजन सप्लाई और ज्यादा मिले, लेकिन अक्सर ये होता है कि कोई आग लगी तो वो भागा, और भागते हुए आकर के आपको पकड़ लेगा दौड़ के। तो कभी भी भागते हुए आदमी को आगे से सपोर्ट नहीं किया जाता, अगर ब्लैंकेट भी देना है तो आगे से कभी सपोर्ट नहीं किया जाता है, बल्कि उसको पीछे से दौड़ाया जाता है। आगे से दौड़ाएंगे तो आपको वो पकड़ लेगा तो फिर आपको भी साथ ही मिले जाएगा। तो ब्लैंकेट लेके पीछे से दौड़ा करके उसके ऊपर जो भी फायर एक्सटिंग्विशर यूज करना होता है वो पीछे से यूज करना होता है उसके ऊपर। तो के क्लास की फायर जो कुकिंग फायर होती है उसको स्मूथनिंग टेक्निक से हम लोग बुझाते हैं। स्मूथनिंग टेक्निक के लिए हमारे पास फायर ब्लैंकेट होते हैं जो किचन के लिए स्पेशली डिजाइन होते हैं, कि उसको आप निकालिए और ले जाकर के उसको कढ़ाई के ऊपर डाल दीजिए, वो आग बुझ जाएगी। छोटी मोटी अगर कढ़ाई में है तो उसको आप प्लेट से भी बंद कर सकते हैं, तो भी आग बुझ जाती है उसमें। तो ये किचन फायर की होती है, जो कि बहुत ही कॉमन होती है, हम लोग के घरों में सबसे ज्यादा यही आग लगती है। फिर टाइप्स ऑफ फायर, अच्छा घरों के अंदर की जब आग की बात हो ही रही है, तो एक हमारे यहाँ डॉक्टर थे हमारे फ्रेंड, उनकी सिस्टर की डेथ हुई थी कानपुर के अंदर। उनके घर के अंदर पूरा ब्लास्ट हुआ था। ब्लास्ट जानते हो कैसे हुआ था? जो सीक्वेंस ऑफ फायर होता है वो ऐसे होता है कि किचन के अंदर क्या होता है कि हम लोगों की आदत नहीं होती, हैबिट नहीं होती, हम लोगों की वीमेंस की आदत नहीं होती है कि वो रेगुलेटर से सिलेंडर को बंद करें। जबकि रेगुलेटर के नीचे हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखा होता है कि आप हमेशा पहले रेगुलेटर बंद करेंगे तब ऊपर से बंद करेंगे। रीजन ये होता है कि जब रेगुलेटर से बंद कर देंगे तो पाइपलाइन की भी गैस निकल करके बर्न हो जाएगी और कुछ भी गैस नहीं बचेगी, पहली चीज। तो हम लोग अनसेफ एक्ट हम लोगों के घरों पे लोग करते हैं कि रेगुलेटर से नहीं बंद करते हैं, और सिर्फ जाकर के जहां पर स्टोव होता है वहां से बंद कर दिया जाता है। दूसरी गलती हम लोग ये करते हैं कि नॉन स्टैंडर्ड वायर को, हम लोग पाइप को यूज करते हैं गैस के अपने किचन के अंदर। स्टैंडर्ड वाइज जो होता है कि हम लोग अगर बात करते हैं इंडियन स्टैंडर्ड की, तो IS मार्का का जो पाइप होता है उसके अंदर पाइप के अंदर एक वायर मेश पड़ा होता है। वायर मेश पड़ा होने का एक रीजन होता है। पहली चीज तो ये होती है कि जब रात को फॉर एग्जाम्पल हमने डुप्लीकेट वायर यूज किया, यानी कि पाइप यूज किया है जो स्टैंडर्ड पे नहीं, उसमें मेश नहीं है, हमारी वाइफ ने फॉर एग्जांपल कि उसको वहीं से बंद कर दिया, स्विच ऑफ कर दिया है, सिर्फ स्टोव से, रेगुलेटर से नहीं किया है। और जब खाना वो कुकिंग कर रही थी तो फॉर एग्जांपल दाल थी या कोई लिक्विड में ऐसा था जो हमारे पाइप के ऊपर गिर गया था, और गिरने की वजह से वो उसी पे जम गया था। और फिर रात को रैट्स वगैरह आई, और उसको फिर वो खाने के चक्कर में उन्होंने उसको दांतों से उसको थोड़ा सा काटा,
और काटने की वजह से जैसी गैस लीकेज हुई वैसे भाग गई। अब वो गैस लीक होना शुरू हो गई। यही केस हमारे फ्रेंड्स के यहाँ कानपुर में हुआ था। और जो गैस एलपीजी होती है, जिसे हम लोग लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस कहते हैं, जिसके अंदर ब्यूटेन पेंटेन का कॉम्बिनेशन होता है, और इसके अंदर ये स्मेललेस होती हैं, इसके अंदर कोई ऑर्डरलेस होती हैं, कोई गंध नहीं होती है, कोई स्मेल नहीं होती है, कोई ऑर्डर नहीं होता है। तो मर्केप्टेंट यूज किया जाता है ताकि स्मेल को हम लोग फाइंड आउट कर सकें, लीकेज को। तो रात का टाइम होता है, तो उसने चूहे उये ने काटा होगा उसको, राइट्स ने काटा होगा। तो उसके बाद गैस लीक होती है, तो भारी होने की वजह से ये नीचे की तरफ जमीन के ऊपर, फ्लोर के ऊपर सेटल डाउन हो जाती है और भर जाती है रूम के अंदर। और ऐसा ही उनके घरों के अंदर भी हुआ कि रूम के अंदर उसके यहाँ पूरे के पूरे गैस भर गई। रात को हम लोग लाइट को बंद करके हम लोग सोते हैं, और जब उनको स्मेल लगी तो अनसेफ एक्ट क्या होता है, सबसे बड़ा जो अनसेफ एक्ट देखा जाता है कि पूरे घर के अंदर फ्लोर के ऊपर गैस भरी हुई थी। वो उठी, उठने के बाद उन्होंने जैसे ही स्विच ऑन किया लाइट का, बस वहां से स्पार्क हुआ, और स्पार्क होने की वजह से ब्लास्ट हुआ, यानी एक्सप्लोजन हुआ। और वो चूंकि परसेंटेज में ज्यादा, 3rd डिग्री की 80% बर्न हो गई और उनकी डेथ हो गई इन्फेक्शन की वजह से। तो जब भी ऐसे पैटर्न, ये एक्सीडेंट का एक पैटर्न है, यही पैटर्न होता है कि अनसेफ एक्ट में रेगुलेटर नहीं बंद करेंगे, स्टोव से बंद करेंगे, पाइप के ऊपर नॉन स्टैंडर्ड पाइप यूज किया हम लोगों ने, उस पर कोई सामान गिरा, उसको रैट्स ने काटा, एलपीजी गैस हमारे फ्लोर के ऊपर भर गई। रात को हम लोग जब गए वहां पर, और लाइट्स को जैसे हमने ऑन किया वैसे ही स्पार्क मिल गया और वहां पर एक्सीडेंट हुआ। तो ये पैटर्न है। तो ये अवेयरनेस में हम लोग, फायर फाइटिंग में अक्सर हम लोग अवेयरनेस का प्रोग्राम जब भी होता है तो इस पैटर्न को हम लोग डिस्क्राइब करते हैं। ये स्पेशली अगर वीमेंस इन्वॉल्व होती हैं हम लोग के लेक्चर्स में, तो लड़कियां होती हैं, तो उसमें हम लोग इस चीज के ऊपर बहुत फोकस करते हैं कि अगर इन केस आपको लगता है कि लीकेज हुई है, तो सबसे पहला काम ये होता है कि आप जा करके उसको देखें, अगर रेगुलेटर से बंद कर सकते हैं तो बंद करके, लेकिन किसी भी तरीके का स्पार्क, हीट, ओपन फ्लेम जनरेट नहीं होना चाहिए, और बिल्डिंग्स को इवैक्यूएट कर दीजिए, और जो चल रहा है चलने दीजिए, जो बंद है स्विच वो बंद रहने दीजिए, उसको टच मत करिए। हल्का फुल्का है तो वेंटिलेट हो जाता है, ज्यादा होता है तो आपको फिर सेफ जोन लेना पड़ेगा, उसके लिए बाहर निकलना पड़ेगा, अपनी बिल्डिंग को इवैक्यूएट करवाना पड़ेगा सेफ जोन के अंदर, और फायर डिपार्टमेंट को इन्फॉर्म करना पड़ेगा, अदरवाइज बड़ा एक्सीडेंट्स का चांसेस में होता है। तो किचन फायर को बहुत ही आसान नहीं कहते हैं, बल्कि किचन से बहुत बड़ी एक्सीडेंट्स, डिजास्टर्स देखने को मिलती है। फिर हम लोग जो फायर एक्सटिंग्विशर्स मीडिया की हम लोग बात कर रहे थे कि डिफरेंट टाइप्स की फायर एक्सटिंग्विशर्स मीडिया होती हैं, डिजाइन की जाती हैं। इसमें 3 बहुत कॉमन से होते हैं, वाटर टाइप होता है, CO2 टाइप होता है, और ड्राई केमिकल पाउडर होता है। और ड्राई केमिकल भी होता है और वेट केमिकल भी होता है, जो किचन के लिए यूज किया जाता है। वेट केमिकल हम लोग के यहाँ नहीं, पहले क्लोरोफ्लोरोकार्बन यूज होता था एक फायर टाइप का एक्सटिंग्विशर, लेकिन CFC BFC वगैरह हम लोग उसको हेलोन्स टाइप का फायर एक्सटिंग्विशर कहते थे। तो ऑलमोस्ट लगभग सारी कंट्रीज ने उसको बैन कर दिया, हेलोन्स को बैन कर दिया। क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ब्रोमोफ्लोरोकार्बन, ये ऐसे होते थे जो ओजोन को डिप्लीट कर रहे थे, ओजोन के लिए वो हार्मफुल थे, तो इस वजह से हेलोजेंस को, हेलोन्स कंपाउंड्स को बंद कर दिया गया। तो अभी वाटर टाइप है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ड्राई केमिकल है, वेट केमिकल किचन के लिए होता है, तो फोम टाइप है। ये इतने टाइप्स के, 4 टाइप्स के, बल्कि 3 बताया गया कि 4 टाइप्स के एक्सटिंग्विशर्स आपको हमको देखने को मिलते हैं। अब वाटर टाइप का फायर एक्सटिंग्विशर्स एज पर द यूएसए की हम लोग बात करते हैं, तो सिल्वर ए क्लास, सॉरी वाटर टाइप का अगर है वो, तो AWP यानी वाटर टाइप का फायर एक्सटिंग्विशर्स अगर है तो वो सिल्वर का होता है नॉर्मली, और 2 फीट का लगभग टॉल होता है, उसका वेट लगभग 25 पाउंड का होता है, और इसके अंदर पानी होता है, और पानी के साथ में एक एयर प्रेशर के साथ में प्रेशराइज होता है। तो सिंपली इसके अंदर और कुछ नहीं होता है, और इसको जो है हम लोग एक क्लास की फायर के लिए हम लोग यूज करते हैं। साथ में एक क्लास, सिर्फ एक क्लास के लिए ही हम लोग इसको यूज करेंगे, लकड़ी, कपड़ा, कागज, कागज, प्लास्टिक, उसके लिए यूज करेंगे। फ्लेमेबल लिक्विड्स के ऊपर हम लोग इसको यूज नहीं करेंगे। रीजन आप जानते हैं, फायरबॉल। फिर इलेक्ट्रिकल फायर के लिए हम लोग इसको यूज नहीं करेंगे, किसी भी मेटल के लिए हम लोग इसको यूज नहीं करेंगे, ओनली यूज फॉर ए क्लास ऑफ फायर, सुइटेबल फॉर। फिर CO2 कार्बन डाइऑक्साइड का आपने देखा, CO2 का सिलेंडर होता है, तो रेड कलर का होता है, साइज लगभग 5 LBS टू 100 LBS में इसके साइजेस आते हैं, छोटे भी आते हैं, बड़े भी आते हैं इसमें। अच्छा, जो CO2 टाइप का होता है उसका स्ट्रक्चर थोड़ा अलग होता है, हम लोग के यहाँ जो बॉटम होता है राउंड होता है उसका, तो हैंग करके उसको रखा जाता है, ऐसे रख नहीं सकते। तो उसको जो है ऑपरेट करने में इस तरीके से लीवर टाइप भी आता है, और एक ऊपर पे यहाँ पर वॉल्व भी लगा होता है। तो इस चीज का हमेशा ध्यान रखा जाता है कि जब CO2 को जो ऑपरेट, इसके आगे एक होज लगा होता है, हॉर्न लगा होता है,
हॉर्न का लगा होना जरूरी होता है। हॉर्न नहीं होगा तो ये आग को बुझाने की जगह और बढ़ा देगी। रीजन होता है कि जब CO2 चलाया जाता है तो सबसे पहली चीज तो ये पूरा सिलेंडर ठंडा हो जाता है। चलाने के बाद हाथ बिल्कुल ना रखें वरना कोल्ड बर्न हो जाएगा, हाथ चिपक जाएगा उस पर। दूसरा, होज जो होता है उसको डायरेक्टली हाथ से नहीं पकड़ा जाएगा क्योंकि बहुत ठंडा हो जाता है, ये भी हाथ चिपका लेगा। इसके ऊपर एक हैंडल लगा होता है, उसको पकड़ा जाता है। होज का लगा होना इसलिए जरूरी है कि अगर होज नहीं लगाएंगे और सिर्फ पाइप से यहाँ डायरेक्टली बुझाने की कोशिश करेंगे तो ये और भी ऑक्सीजन को साथ में लेके जाएगा अपने। और जब होज लगा होता है तो वो होज जो है क्या करता है कि CO2 को ऐसे राउंड करके घूमता हुआ निकालता है, राउंड करके निकालता है। तो जो राउंड वाली ऑक्सीजन की एक लेयर निकलती, सॉरी CO2 की लेयर निकलती है, वो ऑक्सीजन को या एयर को पेनिट्रेट कर देती है और उसको पेनिट्रेट करते हुए एकदम बॉटम पे या जहां पर उसको पहुंचना है, कूलिंग इफेक्ट डालना है, वहां तक वो पहुंच करके आसानी से आग को बुझा देती है। तो इसलिए होज का लगा होना बहुत इंपॉर्टेंट है। और ऑपरेट करते समय ये ठंडा बहुत होता है तो इससे भी बचना जरूरी है। कभी कभी तो आइस की छोटे छोटे क्यूब्स निकल आते हैं इसके साथ में। तो कार्बन डाइऑक्साइड किसके लिए है? आप इसको चलाने को तो A क्लास पे भी चला सकते हैं, सेफ सबके लिए है, लेकिन ये इफेक्टिवली उसको एक्सटिंग्विश नहीं करेगा। अब आप A क्लास के लिए भी इसको यूज कर सकते हैं, B के लिए भी यूज कर सकते हैं, लेकिन सुइटेबल जो है वो सबसे किसके लिए है? ये इलेक्ट्रिकल फायर के लिए कि C क्लास ऑफ फायर के लिए सबसे ज्यादा ये सुइटेबल होता है। और NFPA इसको रिकमेंड भी करता है कि आप इसको 5 इयर्स के अंदर इसके प्रेशर की टेस्टिंग, हाइड्रोलिक्स प्रेशर की टेस्टिंग इसको करवाइए ताकि ऐसा ना हो कि ये बस्ट होने के चांसेस हो। क्योंकि अभी रिसेंटली नागपुर के अंदर एक फायर डिपार्टमेंट के एक एम्प्लॉय थे, उनकी डेथ हो गई थी। हम लोग के पास केस स्टडी आई थी उसकी, क्योंकि नागपुर के एक साजिद खान सर हैं वहाँ के चीफ डायरेक्टर फायर के, वो हम लोग के बड़े क्लोज हैं, तो उनके थ्रू आया था। तो उसपे क्या हुआ था कि एक हम लोग के यहाँ जो ड्राई केमिकल पाउडर या वाटर टाइप का जो होता था, एक ऊपर स्प्लंजर टाइप का आता था। उसपे क्या होता था कि हम लोग को हाथों से उसके स्प्लंजर को मारना पड़ता था, और मारने की वजह से उसके अंदर एक CO2 की कॉटेज होती थी, तब उसकी गैस निकल करके और बॉडी में जाती थी और प्रेशराइज करके और वाटर को या फोम को या ड्राई केमिकल पाउडर को बाहर निकालती थी। तो जो प्लंजर टाइप का था, ये तो अब लीवर टाइप का, लीवर टाइप का ज्यादा सेफ होता है, इसीलिए सारे प्लंजर टाइप्स के हटा करके अब लीवर टाइप को सब किया जा रहा है, फॉलो किया जा रहा है। तो प्लंजर टाइप को चलाने के लिए जब उसको पंचर करना होता था, तो प्लंजर पे जब मारना होता था, तो कभी भी इस चीज का ध्यान रखा जाता था कि फेस आपका उसके सामने ना हो, क्योंकि जब आप प्लंजर पे मारेंगे और जैसे ही CO2 रिलीज होकर के प्रेशर मेंटेन करेगी, तो इसका कैप के अंदर कोरोजन अगर होता था तो वो ऊपर निकाल करके फेंक देती थी। तो ऐसा ही उनके साथ हुआ, ध्यान नहीं दिया उन्होंने और फेस उनके सामने आ गया, और वो पुराना था, उसकी बॉडी जो है वो टेस्टेड नहीं थी, तो प्लंजर्स को ऊपर मारा तो कैप उसका भारी होता है, ऑलमोस्ट लगभग 4 kg का होता है, या 3 kg to 4 kg मान के चलिए। तो प्लंजर इतनी टाइट उसके ऊपर लगा कि उनका जो है वो नीचे लोअर जा पूरा डैमेज हो गया, जिसकी वजह से हेड इंजरीज की वजह से डेथ हो गई। तो ऑपरेट करने में, सिर्फ फायर एक्सटिंग्विशर को ऑपरेट करने में बहुत ही ध्यान रखना पड़ता है, किसी भी टाइप का एक्सीडेंट ना हो। तो लिवर टाइप का सेफ होता है, और जो प्लंजर टाइप का था, वो कैप था उसके, वो जो है वो हार्मफुल था, इसलिए उसको रिप्लेस किया जा रहा है सारी जगह से। CO2 टाइप का फायर एक्सटिंग्विशर, जैसे बताया कि यहाँ पर 5 ईयर का एक्सपीरियंस पे उसको, यानी कि ड्यूरेशन पे उसको टेस्ट किया जाता है, हाइड्रोलिक टेस्ट किया जाता है उसको, कि इसका बॉडी जो है वो अंदर से कोरेजन वगैरह तो नहीं हो गई, जंग तो नहीं लग के वीक तो नहीं हो गई है। तो कार्बन डाइऑक्साइड भी किस तरीके से आग को बुझाती है? कार्बन डाइऑक्साइड एक तो ऐसे होती है कि वो ऑक्सीजन को रिपेल करती है, एक रिपेलेंट की तरह काम करती है। तो ऑक्सीजन जब वहां पर होती है तो उसको वहां से हल्का सा स्लाइटली भगाती है, क्योंकि इनर्ट में आती है ना, तो स्लाइटली इनर्ट होती है, तो ऑक्सीजन को वहां से कंज्यूम कर लेती है, और साथ में कूलिंग इफेक्ट डालती है। तो दोनों इफेक्ट की वजह से वो आग को आसानी से बुझा लेती है। फिर DCP की बात करते हैं, ड्राई केमिकल पाउडर भी वही ऑक्सीजन की सप्लाई को कट कर देता है। DCP के बारे में हम लोग पहले भी, इससे पहले डिस्कस किया था कि DCP कई प्रकार के होते हैं। अब ABC मोनोअमोनियम फास्फेट होता है, किसी पे B और C लिखा होगा, किसी पे D लिखा होगा। तो ये बताता है कि किस टाइप का पाउडर इसके अंदर है, ड्राई केमिकल पाउडर। अगर ABC है तो उसको A क्लास, B क्लास, C क्लास तीनों पे आप यूज कर सकते हैं। अगर B और D और C लिखा है तो फॉर ड्राई केमिकल पाउडर, अगर D ओनली लिखा हुआ है तो आप मेटल पे सिर्फ उसको यूज कर सकते हैं। अगर BC लिखा हुआ तो BC पे आप यूज करेंगे, A पे नहीं करेंगे। अगर ABC है तो तीनों पे यूज करेंगे। बहरहाल इसमें होता यह है कि ABC का मतलब मोनोअमोनियम फास्फेट होता है, BC जो होते हैं उसमें सोडियम बाइकार्बोनेट या पोटेशियम बाइकार्बोनेट का पाउडर भरा जाता है, और जो D टाइप यानी मेटल फायर के लिए होता है उसमें स्पेशल टाइप का DCP उसके लिए रखा जाता है, सिर्फ मेटल की आग को बुझाने के लिए।
टीसीपी के भी साइज अलग अलग, छोटे भी और बड़े भी आते हैं। 5 to 20 LBS तक के आते हैं फायर एक्सटिंग्विशर्स। और जिस तरीके से इसमें भी उसको प्रेशराइज करके रखा जाता है। इनर्ट गैस नाइट्रोजन से प्रेशराइज किया जाता है, इसको नाइट्रोजन फिल कर दी जाती है, इनर्ट गैस होती है, रिएक्शन होते हैं। फिर ऑपरेट करने की बात होती है, जब फिर फायर को एक्सटिंग्विश करना होता है तो जो लीवर होता है उसके अंदर हमारी पिन लगी होती है। पिन भी एक लॉक होती है, कभी कभी आप देखेंगे तो वहां पर उसमें रांगा होता है, रांगे से जो है वो पिन उसकी जो है हल्के एक बहुत ही माइन्यूट वायर से वो कनेक्ट होती है। तो आप पिन को उठा करके खींच लीजिए और खींचेंगे जैसे ही वो पिन निकल जाती है, उसके बाद इन दोनों लीवर के बीच में एक कैप लगा होता है। उस कैप को हम लोगों को निकालना होता है और इसको थोड़ा सा हम टाइम दीजिए, हम इसको डिस्प्ले कर रहे हैं आपको। ये आपको दिख रहा है यहाँ पर, ये इसका लीवर होता है। देखिए सेपरेट कर दिया है इसको हमने, तो सेपरेट इसलिए कर दिया है डिमॉन्स्ट्रेट करने के लिए। तो ये लीवर होता है इसका। तो लीवर में क्या करते हैं कि यहाँ पर एक सेफ्टी पिन लगी होती है, तो ये सेफ्टी पिन को हम लोग खींचते हैं पहले, है ना। ये देखिए इसमें टाई की हुई है ऑलरेडी। तो ऐसा भी होता है कि इसमें टाई भी ना करके इसको रांगे से सील कर दिया जाता है, ये ताकि ये ऑटोमेटिकली अपने आप ना निकले। और जब इसको इसको पिन को हटा देते हैं तो इसमें कैप लगा होता है, और ये कैप को आपको हटाना होगा। अगर कैप को नहीं हटाएंगे तो ये स्क्वीज नहीं होगा, इस तरीके से दबेगा नहीं, और पिन जो है वो इसको रोक के रखता है। तो इसको करने के बाद आपको पिन निकालने के बाद इसको हटाना होगा, और हटाने के बाद अब ये फ्री हो जाता है स्क्वीज करने के लिए। तो ये पिन को निकाल करके और इस कैप को हटाना, सेफ्टी कैप को हटाना यहाँ पर जरूरी होता है। अच्छा, ऑपरेट करने से पहले हम लोग ध्यान में देते हैं ना कि इसका जो भी फायर एक्सटिंग्विशर्स हम लोग एक्सटिंग्विश करने के लिए उठा के लेके जाएंगे, तो उसका प्रेशर गेज एक बार नजर में जरूर रखेंगे। प्रेशर गेज हमेशा इसका ग्रीन के ऊपर होना चाहिए, है ना। अगर प्रेशर गेज ग्रीन से नीचे की तरफ है तो इसके मतलब इसके अंदर प्रेशर नहीं है, और ये ऑपरेट नहीं होगा। आप चाहेंगे भी यहाँ से डिस्टेंस पे उसको आप लेकर भी गए वहां पर फायर को एक्सटिंग्विश करने के लिए, लेकिन जब वो वहां पर पहुंचते हैं तो पता चलता है कि वो ऑपरेटिंग कंडीशन में भी नहीं। तो इस चीज का भी हम लोग ध्यान में रखते हैं। तो इस पैटर्न को देखते हैं हम लोग कि पुल द पिन। तो पुल द पिन का मतलब यही होता है कि इस पिन को आपको पुल करना है। फिर एम द नोजल, तो ये नोजल को निकाल करके हमको फायर के बेस के ऊपर एम करना है। देन उसके बाद जब आपने इसको पुल द पिन कर दिया और इसको निकाल दिया है तो स्क्वीज द हैंडल, हैंडल को स्क्वीज करना है, और साथ में स्वीप फ्रॉम साइड टू साइड, नीचे साथ को आपको स्वीप जो है इसको साइड टू साइड आपको स्वीप भी करना होता है। तो ये एक बड़ा सिंपल सा PASS पास टेक्निक होती है, जिसमें P स्टैंड फॉर पुल द पिन, पिन को पुल करना होता है, A स्टैंड फॉर एम द नोजल, नोजल नोजल को आपको एम करना होता है, फिर S फॉर स्क्वीज द हैंडल, हैंडल को स्क्वीज करना होता है, एंड स्वीप फ्रॉम साइड टू साइड, आपको साइड टू साइड स्क्वीज जो है उसको स्वाइप करना होता है। तो ये इसका तरीका होता है ऑपरेट करने के लिए। अब जैसे कि उसी को हम लोगों ने जो डिमॉन्स्ट्रेट किया है उसी को यहाँ पर समझाया गया है कि पिन को यहाँ पर पुल करना पड़ेगा। जब पुल कर देंगे तो इसका लॉक पिन जो है वो लॉक हटा दिया जाएगा, वो आसानी से हट जाएगा। और अगर पिन को पुल कर दिया, लॉक को नहीं हटाया तो भी स्क्वीज नहीं होगा। तो इसीलिए ट्रेनिंग जरूरी है। जो नॉन टेक्निकल बंदे हैं उसको नहीं पता, बहुत से तो ऐसे हैं जिनको इनको पता नहीं है कि ऐसा ना हो कि वो ये ब्लास्ट हो जाए, ऐसा फियर फैक्टर होता है जिनको नॉलेज नहीं होती है। और उनका फेयर होना सही भी है, क्योंकि रॉन्ग एक्सटिंग्विशर अगर उठा करके रॉन्ग फायर के ऊपर आप यूज करते हैं तो वो आपके लिए नुकसान हो सकती है, कि आपको नुकसान पहुंचा सकती है, लाइफ थ्रेटनिंग हो सकती है। तो एम एट द बेस, बेस के ऊपर एम करेंगे हम लोग। एम करने के बाद फिर स्क्वीज करेंगे उसके लीवर को, देन स्वीप फ्रॉम साइड टू साइड। रूल्स फॉर फायर फाइटिंग्स, वेरी ये इंपॉर्टेंट होता है कि फायर फाइटिंग्स के तो रूल्स हैं कि आपने सिर्फ हैंडल करना जान गए, कौन सी आग के लिए कौन से फायर एक्सटिंग्विशर सुइटेबल है ये आप जान गए। फिर आपको एक्सटिंग्विशर्स को ऑपरेट करना भी बता दिया गया, ये भी आप जान गए। लेकिन कुछ बेसिक रूल्स को हमको फॉलो ही करना होता है। और फायर जो है वो डेंजरस हो सकती है, हमेशा डेंजरस ही रहती है। तो इसलिए कुछ बातों को हमेशा ध्यान में रखना होता है। और ट्रेनिंग में हम लोगों को सबसे पहली चीज यही बताई जाती थी कि दूसरों की सहायता या हेल्प करने से पहले इंश्योर कर लीजिए कि आप सेफ रहेंगे कि नहीं रहेंगे। असिस्ट एनी पर्सन इन इमीडिएट डेंजर टू सेफ्टी,
बट ओनली इफ यू कैन अकम्प्लिश विदाउट द रिस्क टू योरसेल्फ। अगर बिना अपने आप को रिस्क में इंट्रोड्यूस किए आप बचा सकते हैं, हेल्प कर सकते हैं, तो ही असिस्ट करेंगे। अदरवाइज कॉल फायर फाइटर्स और एक्टिवेट द बिल्डिंग फायर अलार्म सिस्टम। जैसे बिल्डिंग के फायर अलार्म सिस्टम को आप एक्टिवेट करेंगे, वैसे ही सभी जितने भी ऑक्यूपेंट्स हैं बिल्डिंग्स के, डिपार्टमेंट्स के, उनको नोटिफिकेशन हो जाएगा, नोटिफाई हो जाएंगे, और वो जो डिपार्टमेंट उसके लिए बैठा हुआ है वो एयर हैंडलिंग सिस्टम्स को बंद कर देगा ताकि स्मोक ना स्प्रेड आउट हो। देखिए इंपॉर्टेंट बात लिखी है कि वो तुरंत वेंटिलेशन को बंद करेंगे ताकि स्मोक ना फैले। हाई राइज बिल्डिंग के अंदर सबसे ज्यादा डेथ जो होती है वो आग से नहीं होती है, बल्कि जो CO2 गैस होती है या कार्बन मोनोऑक्साइड गैस होती है या अदर गैसेस जो होती हैं उनकी वजह से होती है। अब जैसे फॉर एग्जांपल बहुत सी बिल्डिंग्स में एवरीडे कुछ ना कुछ न्यूज आती है कि एक जगह आग लग गई, गर्मियों में तो बहुत आग लगती है, तो बिल्डिंग्स के अंदर भी आग लगी। होता यह है कि बिल्डिंग के नीचे अगर कहीं पर आग लगी, हाई राइज बिल्डिंग, इसीलिए बिल्डिंग्स हाई राइज अगर है तो उसके लिए नेशनल बिल्डिंग कोड इंडिया के लिए फॉलो करना जरूरी होता है कि आपको एस्केप रूट बनाना पड़ेगा, आपको बाहर की तरफ एक चैनल देना पड़ेगा, एक वहां से स्टेयर्स बनाना पड़ेगा आपको, जिसको फायर एस्केप रूट कहा जाता है। वो आपको बनाना पड़ेगा कि नीचे फ्लोर के ऊपर आग लग गई है, ऊपर के 8 फ्लोर तक की बिल्डिंग है और वहां पर फायर फाइटिंग को बिल्कुल नेग्लेक्ट किया गया है, प्रिवेंटिव मेजर्स को नेग्लेक्ट किया गया है। नीचे की पहले फ्लोर की आग वाले तो लोग भाग गए, लेकिन ऊपर की जो फ्लोर के लोग थे, जो स्टेयर्स गया हुआ था, वो नीचे का स्मोक जो है वो सब ऊपर की तरफ उठता जा रहा है। गर्म और टॉक्सिक स्मोक, हॉट एंड टॉक्सिक स्मोक जो है वो ऊपर के फ्लोर पे पहुंच रहा है। तो जितनी डेथ आग में बर्न होकर के नहीं होती हैं, उससे ज्यादा टॉक्सिक गैसेस या सफोकेशन की वजह से पहले ही हो जाती हैं। वो जलते तो बाद में हैं, डेथ तो पहले ही हो जाती है उनकी, या अनकॉन्शियसनेस हो जाते हैं, बेहोश हो जाते हैं स्मोक की वजह से, सफोकेशन की वजह से। अच्छा, सिर्फ स्मोक ही हो तब तो कुछ बचा जा सकता है, उसके अंदर टॉक्सिक स्मोक आ जाता है, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड अगर बर्न नहीं हुआ है प्रॉपर तरीके से फ्यूल, तो ज्यादा कार्बन मोनोऑक्साइड CO गैस निकलती है। अब CO गैस का नेचर है, या हाइड्रोजन साइनाइड गैस HCN, वो भी टॉक्सिक गैस है, वो भी सेंस को लूज कर देती है, सेंस ही खत्म हो जाता है, आउट ऑफ सेंस हो जाता है। अब कार्बन मोनोऑक्साइड किसी ने बहुत ज्यादा इनहेल कर लिया तो उसकी टेंडेंसी क्या होती है, वो इन्फेक्शियस नेचर की गैस होती है। इन्फेक्शियस नेचर की गैस का मतलब है जो कि हमारे ब्लड के ऑक्सीजन को कम कर देती। तो जैसे इनहेल किया तो लंग्स के थ्रू, एल्वलीज के थ्रू वो CO2 गैस, कार्बन मोनोऑक्साइड CO गैस हमारे अंदर जैसे ही गई, वैसे ही ब्लड की स्ट्रीम्स के अंदर जो ऑक्सीजन का लेवल था उसको कम कर दिया, और जैसे ही ऑक्सीजन की लेवल कम हुई वैसे ही हमको सफोकेशन होने लगा, ब्रेन को ऑक्सीजन कम मिलने लगा, वैसे ही हमारा सेंस जो है वो धीरे धीरे गायब होने लगा। तो हम ऐसे हो जाएंगे कि सेंसलेस हो जाएंगे। दिख रहा है कि वहां पर हम रस्सी बांध करके नीचे उतर सकते हैं, लेकिन इतना सेंस नहीं रह जाएगा कि सामने से रस्सी उठाएं या कपड़ा उठाएं या साड़ी उठाएं और बांध करके लटक के बिल्डिंग से चले जाएं, ये सेंस नहीं रह जाएगा। तो ऐसी कंडीशन भी होती है कि अनकॉन्शियसनेस की कंडीशन क्रिएट हो जाती है टॉक्सिक गैसेस से। इसीलिए जब भी हाई राइज बिल्डिंग में आग लगती है तो धुएं से बचना ज्यादा जरूरी होता है, स्मोक से बचना। इसीलिए फायर फाइटिंग सिस्टम ये प्रोसेस में बताया जाता है कि हॉस्पिटल के लिए RAC रेस यूज किया जाता है ना, आगे वो डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहली चीज है कि असिस्ट करने से पहले आप अपने आप को इंश्योर कर लीजिए कि आप अपने आप को तो रिस्क में नहीं इन्वॉल्व कर रहे हैं, और अगर आपको लगता है कि यहाँ पर रिस्क है तो आप उसको बिल्कुल असिस्ट नहीं करेंगे, एक्टिवेट करेंगे बिल्डिंग को, और एक्टिवेट कर देंगे बिल्डिंग फायर अलार्म सिस्टम को, और बिल्डिंग को खुद से इवैक्यूएट करेंगे और सेफ जोन में असेंबली पॉइंट के ऊपर जाके वहां पर वेट करेंगे। वो नोटिफाई हो जाएगा, बिल्डिंग के और भी डिपार्टमेंट के लोग हैं वो स्प्रेड आउट होने के लिए उसको रोक लेंगे। इसी तरह मॉल्स के अंदर डंपर्स लगाए जाते हैं, स्मोक डंपर्स लगाए जाते हैं, फायर डंपर्स। तो वो एक स्मोक को निकालना, स्मोक ज्यादा नुकसानदेह है फायर से ज्यादा, स्मोक नुकसानदेह है। तो विजिबिलिटी कम कर देता है, सफोकेट कर देगा, आपका सेंस लूज कर देगा ऑक्यूपेंट्स के, तो इससे ज्यादा खतरनाक क्या है फिर। आग तो बाद में आएगी, स्मोक पहले आ गया। तो हाई राइज बिल्डिंग के तब नीचे से ऊपर की तरफ चढ़ती है तो ऊपर के जितने भी स्टेयर्स यानी कि जितने भी फ्लोर्स हैं सब इफेक्टेड हो गए, और अगर स्केप रूट ऊपर से नहीं है या रेस्क्यू प्लान नहीं है किसी का बचाने का, तो वो सब वेट करिए, वो लोग मरते हुए देखिए उनको। ऐसे ही बहुत से इंसिडेंट दिखाई देते हैं। गुजरात के अंदर एक
कोचिंग सेंटर था, वो पिछले से पिछले साल में इंसिडेंट हुआ कि वो टॉप लेवल 5th फ्लोर 6th फ्लोर के ऊपर कोचिंग सेंटर था जहाँ पर बच्चे पढ़ते थे, और नीचे से वहाँ पर जो है वो एक आग लगी, शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी, और वो कैफेटेरिया था, रेस्टोरेंट था, और वहाँ पर भी जो टायर्स वगैरह यूज किए गए थे वो सिटिंग अरेंजमेंट को डेकोरेट करने के लिए टायर्स यूज किए गए थे। जब वहाँ पर आग लगी तो स्मोक बहुत ज्यादा हुआ, क्योंकि हाइड्रोकार्बन बहुत ज्यादा होते हैं ना, तो इतना ज्यादा वहां पर सफोकेशन हुआ कि नीचे तो आना मुश्किल था, वो आ ही नहीं सकते थे, रास्ता बंद था, ब्लॉक था, बर्न हो जाते, जल जाते। तो बच्चे जंप कर रहे थे खिड़कियों से, ऊंचाई से, और जंप कर रहे थे कि 6 फ्लोर 8 फ्लोर से जंप करने की वजह से बहुत से बच्चे मर गए। तो जान, इधर भी डेथ और इधर भी डेथ। तो इसीलिए स्केप रूट का होना बहुत जरूरी है। इसीलिए बिल्डिंग कोड जो है उसको फॉलो किया जाता है। हाई राइज बिल्डिंग को फायर डिपार्टमेंट जा करके देखता है, चेक करता है, और देखता है कि आप उसके अकॉर्डिंग बनाए हैं कि नहीं बनाए हैं, तभी वो एनओसी देता है, अदरवाइज नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट नहीं देता है उसको, और बिल्डिंग यूज नहीं की जा सकती है। तो हमेशा अपनी मदद करेंगे, इंश्योर हो जाएंगे, तभी दूसरे की मदद करेंगे। अगर नहीं होता है, फायर फाइटर्स को कॉल करेंगे, एक्टिवेट कर देंगे बिल्डिंग्स के अलार्म सिस्टम को। फिर उसके बाद अगर स्मॉल फायर है और आपको लगता है कि यू कैन एक्सटिंग्विश दिस फायर व्हाइल यूजिंग योर फायर एक्सटिंग्विशर्स एज यू आर ट्रेन्ड पर्सन, लेकिन उसमें भी आग को बुझाने से पहले आपको कुछ चीजों को ध्यान में रखना पड़ेगा। पहली चीज तो आपको ये पता लगाना होगा कि क्या चीज जल रही है, व्हाट इज बर्निंग देयर। भले आपके पास एबीसी फायर एक्सटिंग्विशर्स हो, और उसके अकॉर्डिंग ही फिर आप एक्शन लेंगे। अब पता ये चला कि हम बुझाना तो जानते हैं, किसी ने सिर्फ आग के बारे में एजुकेट नहीं किया और सिर्फ फायर एक्सटिंग्विशर्स की ट्रेनिंग दे दी कि चलाओ आग लगे बुझाओ। वाटर टाइप को वो जाकर के मेटल के ऊपर चला रहा है, वाटर टाइप को ऑयल के ऊपर चला रहा है, तो और भी इंक्रीज कर दिया उसने सिचुएशन। वाटर टाइप को इलेक्ट्रिकल फायर पे चला दिया, हालांकि इलेक्ट्रिसिटी से रिगार्डिंग सब लोग अवेयर होते हैं, लेकिन उसमें वाटर टाइप है ये नहीं जानता था वो, उसने ध्यान नहीं दिया और इलेक्ट्रिकल बोर्ड के ऊपर चला दिया शॉर्ट सर्किट में। तो इट इज इंपॉर्टेंट टू नो कि क्या चीज वहां पर जल रहा है। अगर हम नहीं जानते हैं तो हम लोग कोई एक्शन उसके ऊपर नहीं लेंगे या आग को नहीं बुझाएंगे। फिर इवन यू हैव एबीसी टाइप, अगर आपके पास एबीसी टाइप फायर एक्सटिंग्विशर है तब भी आपको जानना जरूरी है, क्योंकि बहुत से ऐसी चीजें जलती हैं जो फ्यूम्स के फॉर्म में टॉक्सिक गैसेस को जो है वो वहां पर प्रोड्यूस करती हैं, या एक्सप्लोजन होता है, एक्सप्लोड कर जाती हैं। तो इस चीजों को हमेशा जो है वो ध्यान में रखना पड़ेगा कि क्या चीजें वो जल रही हैं, इसका आइडिया हमारे पास होना चाहिए। और जब भी फायर फाइटिंग करेंगे तो हमेशा ध्यान रखेंगे, पहली चीज तो बैक कभी फायर को शो नहीं करेंगे। फाइनल रूल्स में है कि अपनी पोजीशन जो है वो हमेशा सेफ डिस्टेंस को मेंटेन करेंगे, और एग्जिट रूट ऑफ एग्जिट या मीन्स ऑफ एस्केप हमेशा आपके पीछे पास में होना चाहिए, उससे आप दूर नहीं जाएंगे। और अगर आपको लगता है किसी भी रीजन से कि ऊपर से कोई सामान गिर करके इस रूट को बंद कर सकता है, तो आप इसके अंदर नहीं जाएंगे, आगे नहीं बढ़ेंगे, आप यहीं से पीछे से रिटर्न हो जाएंगे। अगर फायर एक्सटिंग्विशर्स के अंदर एक्सटिंग्विशर को कोई मालफंक्शन दिखाई देता है, अगर आपको लगता है कि ये कुछ गड़बड़ कर रहा है, चल नहीं रहा है, तो आप उसको वहीं पर रिपेयर नहीं करने लगेंगे, आप तुरंत वहां से एग्जिट होंगे, सेफ एस्केप रूट के थ्रू आप वापस आएंगे। तो अपने आप को कभी ट्रैप नहीं होने देंगे, क्योंकि फायर में अक्सर होता है कि कोई फायर फाइटर गया अंदर, पता चला वो अंदर निकल गया ज्यादा, पीछे से वो ट्रैप हो गया, अब वो भी फंस गया है। और बिल्कुल भी डू नॉट फाइट द फायर इफ, अगर आप नहीं जानते हैं कि अप्रोप्रिएट इक्विपमेंट्स कौन सा है, किससे कौन सी आग बुझाई जाती है, कितने टाइप, किस टाइप का है, कितना बड़ा है, कितनी देर तक चलेगा, या आपको लगता है कि आप भी टॉक्सिक गैस को इनहेल कर सकते हैं। जैसे सोफा वगैरह जब बर्न होता है ना, नाइलॉन है, कारपेट है, या फोम की पैड्स जो हैं, फोम पैडिंग है, सोफा जब बर्न होता है तो ये सारी चीजें टॉक्सिक गैस हाइड्रोजन साइनाइड प्रोड्यूस कर देती है ना, एक्रोलिन प्रोड्यूस करती हैं, अमोनिया प्रोड्यूस करती हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस प्रोड्यूस करती हैं। ये बहुत ही कम क्वांटिटी भी हमारे लिए बहुत हार्मफुल होती है, हमारे सेंस को लूज कर देंगे, सोचने की क्षमता जो है, जो एबिलिटी है उसको कम कर देंगे। तो आपकी सोच ही सबसे अच्छी चाबी है आपको सिचुएशन से निकालने के लिए, तो हमेशा उसको ध्यान में रखते हैं। तो